Okay, let's start. Right. So आज है ना, we are going to discuss amendments for attempt June 2025. ये कौन सा attempt है? June 2025 के सारे amendments for CMSL, that is Capital Markets and Securities Law. Right. All the amendments for June 2025 we are going to discuss. इंस्टीट्यूट की एक अलग शीट आती है, वही शीट के बेसिस पे मैंने उसको थोड़ा इजी लैंग्वेज एंड समराइज कर दिया आपके लिए, सो दैट यू कैन इजीली एबल टू अंडरस्टैंड दिस. राइट. अगर यूट्यूब जनरली तो यूट्यूब लिंक पे हमारी जो यूट्यूब पे अपलोड होगा, जब उसके लिंक पे आपको इसकी ये शीट मिल जाएगी. नहीं मिलेगी तो यू ऑल ऑलरेडी नो, यू ऑल कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर. राइट. एंड मैं आपको डेफिनेटली ये शीट दे दूंगा. क्लियर है कि नहीं आ रही है? राइट. दीज आर ऑल अमेंडमेंट्स. इसके बाहर से कोई अमेंडमेंट नहीं आ सकता. इस बार इतनी कुछ मेजर अमेंडमेंट्स नहीं आई है, बारिंग डी लिस्टिंग में थोड़ा बहुत जो आया है उसको छोड़ के इतना कुछ ज़्यादा अमेंडमेंट्स आया नहीं है. राइट. बट डेफिनेटली अमेंडमेंट्स में से तुम मिनिमम 5 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो डेफिनेटली. राइट. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो मेरे साथ रेगुलर क्लासेस में पढ़ते हैं उनको लगेगा कि यार सम ऑफ द अमेंडमेंट्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन क्लास, बट दिस इज बेसिकली एज पर द इंस्टीट्यूट का शीट. एंड सर्टन LODR की अमेंडमेंट्स मैंने अपने एंड से भी डाली हुई है, इवन तो इंस्टीट्यूट की शीट में नहीं आई है. राइट. सो बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर क्वेश्चन दे आर बेसिकली नॉट अमेंडमेंट्स, दे आर एडिशंस. सो बेसिकली थोड़े बहुत अगर आपको पढ़नी पड़ेंगी थोड़ी बहुत चीज़ें तो आपको वो एक्स्ट्रा मैंने थोड़ा पढ़ाया है, क्योंकि इंस्टीट्यूट का कुछ भरोसा नहीं है विद रिस्पेक्ट टू व्हेन दे आर व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस डू दे आस्क. क्लियर विद दिस और नो? बट दैट इज स्पेसिफिकली फॉर LODR चैप्टर. उसके अलावा बाकी सबका मैंने इंस्टीट्यूट का जो भी है वही अमेंडमेंट आपके लिए. एवरीथिंग इज एप्लीकेबल फॉर जून 2025. राइट. पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर करते हैं. सो द फर्स्ट चैप्टर दैट वी नीड टू स्टडी इज ICDR. राइट. सो ICDR में स्पेसिफिकली द अमेंडमेंट किस में आया है? सबसे पहले अमेंडमेंट आया है प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन में. किस में? प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन में. सो आई रेकमेंड कि आप ये लेक्चर देखो वंस यू ऑलरेडी फिनिश स्टडिंग, सो दैट क्या इट बिकम्स अ लिटिल सिंपलर फॉर यू. सो द फर्स्ट अमेंडमेंट जो आया है प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन में वो ये है कि यार पहले हम लोग को देखो, हम लोग को ये पता था राइट कि यार प्रमोटर्स अगर हम मिनिमम प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है? मिनिमम प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 20%. ये सबको पता होना चाहिए. मिनिमम प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ IPO एंड FPO कितना होता है? 20%. अब ये बोला गया है कि यार अगर प्रमोटर्स आर अनेबल टू फुलफिल देम तो प्रमोटर्स हेल्प ले सकते थे उनके 5 फ्रेंड्स की टू द एक्सटेंट ऑफ कितना? 10%. टू द एक्सटेंट ऑफ 10%. क्लियर विद दिस और नो? टू द एक्सटेंट ऑफ 10% वो हेल्प ले सकते थे अपने 5 फ्रेंड्स की. यस और नो? तो जो 5 फ्रेंड्स की हेल्प लेना चाहता है टू द एक्सटेंट ऑफ 10%, उसके साथ साथ अब ये 5 फ्रेंड्स कौन से थे? दे वर शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कैटेगरी 1 AIF, राइट, FVCI, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर, एंड साथ में था एनी इंश्योरेंस कंपनी रजिस्टर्ड विथ IRDAI. राइट. अभी ये 5 फ्रेंड्स के साथ एक्स्ट्रा 2 फ्रेंड्स ऐड हो गए. एक्स्ट्रा 2 फ्रेंड्स क्या हो गए? ऐड. सो देयर आर 2 अदर पीपल हु कैन ऑल्सो, वी कैन ऑल्सो टेक देयर हेल्प विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? मिनिमम प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन. राइट. विच आर दीज 2 पीपल? लाइक यू विल सी. राइट. नाउ यू कैन ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ, मैंने इधर स्पेसिफिकली उसको हाईलाइट भी किया है, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ नॉन इंडिविजुअल पब्लिक शेयर होल्डर्स. यू कैन टेक द हेल्प ऑफ नॉन इंडिविजुअल पब्लिक शेयर होल्डर्स हु आर होल्डिंग मिनिमम 5%. हु आर होल्डिंग मिनिमम कितना? 5%. राइट. And you can also take the help of, you can also क्या take the help of, right, you can also take the help of certain people from promoter groups. You can take the help of certain people from promoter क्या groups. समझ में आ रहा है कि नहीं यार? Right. So you can take the help of non-individual public shareholders. You can also take the help of promoter groups. ये 2 extra people add हो गए हैं with respect to what? In terms of the friendship. समझ में आ रहा है कि नहीं यार? So now अगर प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन मिनिमम 20% है, राइट, मिनिमम प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन 20% है और प्रमोटर वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ 2 more people. विच आर दीज 2 न्यू पीपल दैट हैव बीन एडेड? दे आर एनी पर्सन हु इज अ पार्ट ऑफ प्रमोटर ग्रुप प्लस एनी नॉन इंडिविजुअल शेयर होल्डर. नॉन इंडिविजुअल शेयर होल्डर का मतलब तुमको पता ही है, राइट. नो कोई भी कॉर्पोरेट, एनी नॉन इंडिविजुअल शेयर होल्डर हु इज होल्डिंग मिनिमम 5%. मिनिमम कितना? 5%. समझ में आ रहा है कि नहीं यार? क्लियर. सो दैट्स व्हाट यू हैव टू ऐड हियर. राइट.
कोई भी नॉन इंडिविजुअल शेयर होल्डर होल्डिंग मिनिमम 5% या फिर प्रमोटर ग्रुप, इनकी भी हेल्प ले सकते हो। क्लियर है कि नहीं यार? लॉक इन वाला पार्ट सेम ही रहेगा, लॉक इन अभी के लिए सेम ही है। लॉक इन इनके लिए भी कितना रहेगा, इफ दे आर हेल्पिंग द प्रमोटर तो उनके लिए लॉक इन कितना रहेगा, 18 मंथ्स, राइट। बट अगर वो पूरा का पूरा पैसा, सॉरी पूरा नहीं, मेजॉरिटी अगर पैसा किसके लिए यूज हो रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, तो लॉक इन कितना हो जाएगा, 3 years। इट्स द सेम ओनली, बेसिकली इफ आई एम हेल्पिंग द प्रमोटर अचीव मिनिमम प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, द लॉक इन रिक्वायरमेंट फॉर मिनिमम प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज 18 months। हैविंग सेड दैट, इफ द मेजॉरिटी ऑफ द प्रोसीड्स आर बीइंग यूज्ड फॉर व्हाट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, देन द लॉक इन विल बी हाउ मच, 3 years। क्लियर विद दिस और नो? क्लियर। सब्सक्रिप्शन पीरियड फॉर आईपीओ एफपीओ, इसमें एक ही मेजर चेंज है, राइट। चेंज ये है कि देखो ये तो सेम ही था, इट वाज मिनिमम 3 days मैक्सिमम 10 days, ये सब ने पढ़ा हुआ है, राइट। चेंज इधर ये आ जाता है कि यार अभी पहले एक्सटेंशन अगर कोई भी टाइप का फोर्स मैज्योर होता था, राइट, तो एक्सटेंशन इतना अलाउड नहीं था। अब बोला गया है कि यार एक्सटेंशन अलाउड है, बट कितना, टू कैन एक्सटेंडेड बाय मिनिमम कितना, 1 working day विद रिटन रीजंस। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? क्लियर। प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन फॉर एसएमई आईपीओ भी सेम ही है, सेम एज जनरल आईपीओ, 20% मिनिमम होल्डिंग, शॉर्टफॉल कैन बी मेट बाय द एलिजिबल कंट्रीब्यूटर्स अप टू 10% विदाउट बीइंग नेम्ड एज क्या, प्रमोटर्स। ये सेम ही एलिजिबल कंट्रीब्यूटर्स में वही 7 people आ जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? तो मेजर अमेंडमेंट यही है कि आपको 2 एक्स्ट्रा लोगों का नाम याद रखना है, एनी पर्सन फ्रॉम प्रमोटर ग्रुप एंड एनी नॉन इंडिविजुअल शेयर होल्डर होल्डिंग मिनिमम कितना, 5%। क्लियर विद दिस और नो? ये एक अमेंडमेंट था। दूसरा अमेंडमेंट तो पुराना सा ही है, रीसबमिशन गाइडलाइंस। इसका एक्चुअली इन्होंने क्या, दिसंबर 25 में एक छोटा सा क्वेश्चन भी पूछ लिया था विद रिस्पेक्ट टू रीसबमिशन ऑफ योर ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट और योर ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस, राइट। इतना कुछ इसमें है नहीं, मैंने टैब्यूलर फॉर्म में इसलिए कन्वर्ट किया जिससे तुम लोग क्या इसको ईजिली याद रख सको। तो ये लोग बोल रहे हैं बेसिकली, क्या बोल रहे हैं ये लोग, बोल रहे हैं कि जब भी तुम कोई ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करते हो विद सेबी, वेदर इट्स अ ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट और योर प्रोस्पेक्टस, या फिर अगर तुम बुक बिल्डिंग मेथड से जा रहे हो तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस अगर तुम फाइल करते हो, सो योर ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट शुड बी clear, compliant with SEBI regulations and complete। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट मत दो, सिंपल लैंग्वेज रखो, क्लियर लैंग्वेज रखो, डोंट पुट एनी वेग रीजंस, राइट, एंड यू शुड ऑलवेज बी कंप्लाइंट विद SEBI ICDR regulations। मतलब सारे के सारे क्लॉजेस आपको ऐड करना है जो एज पर ICDR regulations मेंशन्ड है। क्लियर है कि नहीं यार? ये लोग बोल रहे हैं, सेबी ने बहुत बार देखा है ये कि अगर आप कोई ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल करते हो पब्लिक और राइट्स इशू के साथ, दे ऑफन लैक कंप्लायंस विद डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, जिससे डिले होता है, राइट, क्योंकि सेबी आपको कमेंट्स देता है, फिर आप वापस इनकॉर्पोरेट करते हो, फिर वापस अगर आपको सेबी कमेंट्स देता है तो उसमें बहुत डिले होते जाता है। दैट इज वाई क्लियर कट क्या बोला गया है कि यार इंश्योर करो कि जो सेबी ने पहले से बोला है वो सारे के सारे डिस्क्लोजर्स आप कहाँ पे दे रहे हो, आपके ऑफर डॉक्यूमेंट में। क्लियर है कि नहीं यार? ये हाँ, तो इसलिए लोग ने बोला है सिंपल लैंग्वेज यूज करो, विजुअल रिप्रेजेंटेशन करो डेटा का फॉर क्लैरिटी, क्लियर, कंसाइज, इंटेलिजिबल, राइट, ठीक है। रिस्क फैक्टर्स मस्ट बी क्लियर एंड शुड नॉट बी अंडरस्टेटेड, वो ठीक है। अभी अगर ये सारी चीजें आप फुलफिल नहीं कर रहे थे तो यार सेबी ने आपका डॉक्यूमेंट वापस भेजा, तो अभी आप ये डॉक्यूमेंट रीसबमिट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? डॉक्यूमेंट रीसबमिट। इधर से मेन अमेंडमेंट स्टार्ट होता है, ये सब तो ठीक ही था, इधर से अमेंडमेंट स्टार्ट होता है। ऑल दीज वर रीजंस फॉर द अमेंडमेंट कि यार क्यों अमेंडमेंट लेके आए हम लोग। पर What is the amendment? Amendment is mainly an addition कि आप रीसबमिशन कर सकते हो डॉक्यूमेंट का, राइट। उसके लिए आपको कोई भी न्यू फीस फाइल करने की जरूरत नहीं है, आपने जो ऑलरेडी फाइलिंग फीस भरी है वही चलेगी, कोई भी नो न्यू फीस, राइट। हाँ, अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फाइल करने के बाद अगर आपको कोई कमेंट्स आती है सेबी से बिकॉज ऑफ, और आपको रीसबमिशन करना है, पर अगर आपने रीसबमिशन नहीं किया तो भी आपको फीस रिफंड मिलेगा नहीं, देयर विल बी नो रिफंड ऑफ ओरिजिनल फीस इफ द इशूअर विड्रॉस, राइट। विद इन 2 days ऑफ रीसबमिशन इशूअर मस्ट, जैसे ही रीसबमिशन आप करते हो उसके 2 दिन के अंदर आपको एक पब्लिक अनाउंसमेंट करना है एज पर ICDR। आपको पता है इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज एंड वर्नाक्युलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर। वर्नाक्युलर कौन सा? द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी ऑफ द इशूअर इज क्या, सिचुएटेड। क्लियर विद दिस और नो? क्लियरली पब्लिक एडवर्टीजमेंट में या पब्लिक अनाउंसमेंट में आपको ये डिस्क्लोज करना है दैट यार ये क्या हो जाएगा, इट्स अ रीसबमिटेड ऑफर डॉक्यूमेंट, राइट, and inform the sectoral regulator if any in writing about the return and क्या resubmission। क्लियर है कि नहीं यार? इसका मतलब क्या होता है? अभी ऐसा बोला जाता है कि अगर एक बैंक को IPO करना होता है तो उसको कभी कभी क्या RBI को भी इन्फॉर्म करना पड़ता है क्योंकि वो उसके सेक्टर का रेगुलेटर है, तो आपको RBI को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आपने रीसबमिशन किया है। क्लियर है कि नहीं यार? तो इसमें मेनली आपको याद क्या रखना है, अगर आप मेरी एनालिसिस देखेंगे तो आपको मेनली यही याद रखना है कि यार रीसबमिशन में there will be no new fees, resubmission will be no new fees,
इतना पहले सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई भी टाइप की नई एक्स्ट्रा फीस भरने की जरूरत नहीं है. नो रिफंड इफ यू डोंट रीसबमिट द डॉक्यूमेंट. अगर आपने रीसबमिट नहीं किया तो भी आपने जो पहले भरा हुआ था वो पैसा आपको वापस मिलेगा नहीं. एंड कंप्लायंस क्या है? विद इन 2 days ऑफ रीसबमिशन. विद इन 2 days ऑफ क्या? रीसबमिशन. विद इन 2 days ऑफ रीसबमिशन आपको इंश्योर करना है 2 चीजें. सबसे पहले आपको ये इंश्योर करना है कि यार आप एक पब्लिक अनाउंसमेंट करते हो एज पर ICDR, जो आप इंग्लिश, हिंदी, वर्नाकुलर लैंग्वेज, न्यूज़पेपर प्लस वेबसाइट्स ऑफ सेबी, स्टॉक एक्सचेंज सब पे डालोगे, राइट. साथ साथ में आप ये सेम चीज़ किसको इन्फॉर्म करते हो? अगर आपका कोई सेक्टरल रेगुलेटर है तो उसको भी इन्फॉर्म करते हो. क्लियर? उसमें आप क्लियरली ये अनाउंसमेंट में क्या बोलोगे कि यार ये जो डॉक्यूमेंट है वो क्या है? रीसबमिटेड डॉक्यूमेंट है. समझ में आ रहा है कि नहीं यार? नाउ जो चीज़ आपको इसमें मेनली याद रखनी है, राइट, इज द टाइम लाइन. विद इन 2 days रीसबमिट, नो न्यू फीस एंड नो रिफंड वाला पॉइंट तो याद हो ही जाएगा. और किसको किसको इन्फॉर्म करना है वो भी याद रखना है. समझ में आ रहा है कि नहीं यार? वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी व्हाट सिंपल. क्लियर? इतने ही अमेंडमेंट्स ICDR में. ये 2 मेजर अमेंडमेंट तुम लोग ने पढ़ लिए, राइट, तो डेफिनेटली आपका काम हो जाएगा. क्लियर है कि नहीं? उसमें भी रीसबमिशन लास्ट अटेम्प्ट में आ चुका है, राइट, तो वो अनलाइकली टू बी आस्क्ड है. बट ये वाला जो पार्ट है, राइट, प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन में भी एक्स्ट्रा कौन कौन आ गए हैं, ये डेफिनेटली पूछा जा सकता है. क्लियर है कि नहीं यार? सो दिस इज समथिंग दैट कैन डेफिनेटली बी कमिंग इन योर पेपर, सो मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट एज वेल. हाँ, अमेंडमेंट शीट में से जनरली 5 marks का तो आता ही आता है. उससे अगर ज्यादा आ गया तो अच्छी बात है, राइट. क्लियर है कि नहीं यार? ये लाइक यू ऑल विल सी 10 शीट का ही है, 10 साइड का डॉक्यूमेंट है, आराम से पढ़ सकते हो तुम लोग. एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैंने ऑलरेडी नॉर्मल क्लास में सिखाई हुई है. रेगुलर बैचेस में वी ऑलरेडी डिस्कस दिस टॉपिक. अगर आप आपकी नोट्स निकाल के देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. एनीबडी हु वांट्स टू अटेंड दिस, राइट, टुमारो, दैट मीन्स अभी, हाँ, टुमारो डेट कौन सी है? सो टुमारो द डेट इज, आज क्या डेट है? आज 6th है, तो टुमारो इज 7th May, राइट, 7th May. If the video gets uploaded tonight or something like that. इसको क्या हो गया? Just 1 second. Yeah. So 7th May 2025, right? मेरा एक महा रिविजन है, right? On SEBI only, जो भी YouTube पे अपलोड हो जाएगा. So no need to worry, राइट, ये भी YouTube पे अपलोड हो ही जाएगा. उसमें एज इट इज जब हम ICDR डिस्कस करेंगे ये टॉपिक्स पे मैं ज़्यादा ध्यान दूंगा. क्लियर है कि नहीं आ रही है? सो दैट विल ऑल्सो बी डन, राइट. नाउ आफ्टर दिस, राइट, वी स्पीक अबाउट अनदर टॉपिक. जो दूसरा टॉपिक हमको डिस्कस करना है, राइट, इज नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज. नॉन कन्वर्टेबल क्या? सिक्योरिटीज. अभी नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज का जनरल वेटेज 5 mark का ही है, क्योंकि तुमको पता है ये न्यू सिलेबस में एडेड चैप्टर है. पर इसमें इन्होंने अमेंडमेंट्स थोड़ी बहुत दी हुई है, इतना कुछ खास नहीं है, राइट. पर तो भी यार 1-2 चीजों पे तुमको ज्यादा फोकस करना है. क्लियर? फर्स्टली ये बोला गया है, एक रिकॉर्ड डेट का रिक्वायरमेंट दे दिया है विद रिस्पेक्ट टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड, रिडेम्पशन या रीपेमेंट. अभी इंटरेस्ट कब? अगर मैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू करता हूं तो मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. पर अगर मैं नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहा हूं, राइट, तो फिर मुझे वो क्या इशू, मुझे क्या देना पड़ेगा उनको? फिक्स्ड रेट ऑफ क्या? इंटरेस्ट, और सॉरी, फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड देना पड़ेगा, राइट. रिडेम्पशन प्रेफरेंस शेयर्स में होता है एंड रीपेमेंट किस में होता है? डिबेंचर्स में. अब क्या बोला गया है कि यार आपको रिकॉर्ड डेट फिक्स करनी पड़ेगी एटलीस्ट 15 days prior to the due date. At least 15 days prior to the क्या? Due date. Now whenever I say 15 days, I always mean working days. समझ में आ रहा है कि नहीं यार? क्लियर? नाउ व्हाट डज दिस मीन? मान लेते हैं मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, मान लेते हैं ऑल डेज आर वर्किंग डेज, जस्ट फॉर दिस एग्जाम्पल पर्सपेक्टिव, एंड मान लेते हैं कि मैं एवरी टाइम 16th ऑफ द मंथ को क्या पे करता हूं? इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड. इंटरेस्ट या फिर क्या? डिविडेंड. 16th ऑफ द मंथ को वो पे करता हूं. तो क्या बोला गया है? एटलीस्ट 15 days प्रायर. एटलीस्ट कितना? 15 days प्रायर आपको क्या फिक्स करना पड़ेगा? एक रिकॉर्ड डेट. क्या फिक्स करना पड़ेगा? एक रिकॉर्ड डेट. समझ में आ रहा है? इट कैन बी फर्स्ट और अर्लियर देन फर्स्ट ऑल्सो. इसका मतलब क्या होता है? हुएवर इज होल्डिंग द सिक्योरिटी ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ, right, or on the record date. Basically whoever is holding the security as on record date, whoever is holding the security as on क्या? Record date, उसको ही क्या मिलेगा?
इंटरेस्ट, डिविडेंड, रिडेम्पशन या रीपेमेंट। इतना सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? अमेंडमेंट क्या है कि आपको आपके ड्यू डेट से एटलीस्ट 15 डेज प्रायर, ड्यू डेट से एटलीस्ट कितना 15 डेज प्रायर क्या देना पड़ेगा? एक रिकॉर्ड डेट का इंटीमेशन। क्या देना पड़ेगा? एक रिकॉर्ड डेट का क्या इंटीमेशन। रेगुलेशन नंबर्स मैंने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए दिए, तुमको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है कि नहीं यार? ये नाउ अभी व्हाट डज रेगुलेशन 40 से? ये बात करता है किसकी? ये बात करता है कि यार डिबेंचर ट्रस्टी को क्या देना पड़ेगा? एक ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट। क्या देना पड़ेगा? एक ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट। अभी तुमको सिर्फ एक ही चीज इसमें याद रखनी है, राइट? अगर सिक्योर्ड डेट है तुम्हारी, सिक्योर्ड डिबेंचर्स है, क्या है? सिक्योर्ड डिबेंचर्स, तो यार तुमको देना पड़ेगा फॉर्मेट पार्ट ए ऑफ शेड्यूल 4। और अगर अनसिक्योर्ड डेट है तो देना पड़ेगा फॉर्मेट एज पर पार्ट ए ऑफ शेड्यूल 4A। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये बेसिकली जो डिबेंचर ट्रस्टी है उसके लिए अमेंडमेंट है ये, क्योंकि डिबेंचर ट्रस्टी आपको पता है कि यार जब भी आप एक ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करते हो वो हमेशा साथ में क्या देने वाला है? ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट टू स्पेसिफाई दैट एवरीथिंग मेंशन्ड इन द ऑफर डॉक्यूमेंट इज ट्रू एंड फेयर। ओवरऑल जब इंटरेस्ट पेमेंट होती है तो एक ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट जाता ही है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि डिबेंचर ट्रस्टी के फॉर्मेट ऑफ द ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट कहां पे दिया हुआ है? सिक्योर्ड डिबेंचर्स है तो फिर पार्ट ए ऑफ शेड्यूल 4, अनसिक्योर्ड डिबेंचर है तो फिर पार्ट ए ऑफ शेड्यूल 4A। इतना सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर? इतना सबको तुमको आराम से याद रहना चाहिए। क्लियर विद दिस और नो? अगेन वेरी वेरी सिंपल। रेगुलेशन नेक्स्ट वाला जो बात करता है वो बात करता है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट की, कि स्टॉक एक्सचेंज को पब्लिश करना है ये ऑफर डॉक्यूमेंट एंड ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम डिबेंचर ट्रस्टी ऑन देयर वेबसाइट्स। जो भी ऑफर डॉक्यूमेंट आती है प्लस डिबेंचर ट्रस्टी से जो डीडीसी आता है। अभी कंफ्यूज इधर नहीं होना है कि डीडीसी कब आएगा? ओनली व्हेन यू आर इशूइंग नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। नॉन कन्वर्टेबल क्या? डिबेंचर्स, राइट? प्रेफरेंशियल इशू, अरे प्रेफरेंस शेयर्स में कभी भी डिबेंचर ट्रस्टी नहीं आता है। डिबेंचर ट्रस्टी जनरली कब आता है? व्हेन यू आर इशूइंग नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। क्लियर विद दिस और नो? राइट? सेम चीज इधर भी दी हुई है। अगर आप एक प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो, राइट, ओनली डिफरेंस हियर इज कि इट इज पार्ट बी। पार्ट बी समझ में आ रहा है कि नहीं यार? बाकी सब सेम ही है। अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कर रहे हो, अगर वो सिक्योर्ड है तो इट विल बी पार्ट बी ऑफ क्या बोलता है? शेड्यूल 4। और अगर अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स है तो इट विल बी पार्ट बी ऑफ शेड्यूल 4A। इतना सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर? नाउ न्यू डिस्क्लोजर मैंडेट क्या है? स्टॉक एक्सचेंज टू पब्लिश प्लेसमेंट मेमोरेंडम एंड ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट सबमिटेड बाय डिबेंचर ट्रस्टी ऑन इट्स क्या? वेबसाइट। सेम थिंग। अभी जब तुम प्राइवेट प्लेसमेंट करते हो ना तो तुम ऑफर डॉक्यूमेंट नहीं देते हो, तुम क्या देते हो? तुम देते हो एक प्लेसमेंट मेमोरेंडम। क्या देते हो? एक प्लेसमेंट मेमोरेंडम। तो वो भी आपको आपकी वेबसाइट पे सबमिट करना पड़ेगा। जस्ट मतलब अगर इसको हम लोग इजीली समझे एक और इससे भी ज्यादा सिंप्लीफाइड तरीके पे से, तो हम लोग बात करते हैं किसकी? डिबेंचर ट्रस्टी के ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट की। किसकी बात करते हैं? ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट की। इसको हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट्स में, राइट? एक हम लिख लेते हैं किसका? लिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की बात कर लेते हैं, और एक हम बात कर लेते हैं किसकी? प्राइवेट प्लेसमेंट की। करेक्ट? इसको भी हम फिर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। शेड्यूल, नॉट शेड्यूल, वेट, we can write this as secured or unsecured. Same goes for this also. इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं into secured as well as unsecured. Clear with this or no? Right? तो अगर secured debentures है, अगर क्या है? secured debentures, तो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि यार secured debentures जो है, राइट, उसका जाएगा शेड्यूल 4 में, पर इसमें कौन सा? पार्ट ए। समझ में आ रहा है कि नहीं? अनसिक्योर्ड का है तो फिर शेड्यूल 4A, इसका भी पार्ट ए। क्लियर? इधर भी शेड्यूल तो सेम ही रहेगा 4 एंड 4A, बट योर विल बी पार्ट बी। पार्ट बी। समझ में आ रहा है कि नहीं इतना? एंड फाइनली ये बोला गया है कि यार ये सारी चीजें अलोंग विथ योर ऑफर डॉक्यूमेंट हैज टू बी डिस्क्लोज्ड ऑन द वेबसाइट, राइट? इधर अगर आप देखोगे हैज टू बी डिस्क्लोज्ड ऑन द वेबसाइट बाय द स्टॉक एक्सचेंज, राइट? इधर ऑफर डॉक्यूमेंट आएगा और इधर क्या आएगा?
प्लेसमेंट मेमोरेंडम। इतना सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आप ये टेबल समझ गए तो आप ये वाला पार्ट भी इजीली समझ गए। क्लियर विद दिस और नो? क्विकली ये टेबल एक बार देख लो, देन वील मूव फॉरवर्ड। ठीक है, यू कैन पॉज द वीडियो और आराम से ये देख सकते हो। क्लियर? देन ये करने के बाद राइट आपको जाना है ऑन योर सेकंड अमेंडमेंट विद रिस्पेक्ट टू नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। राइट, तो सेकंड अमेंडमेंट विद रिस्पेक्ट टू नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज है, वो बात करता है सर्टेन टाइमलाइन रिडक्शंस की। राइट, पहले ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट जो होता था शुड बी पोस्टेड, वाज टू बी पोस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट फॉर कमेंट्स फॉर एटलीस्ट कितना 7 डेज। ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट 7 डेज के लिए पब्लिश होता था ऑन द वेबसाइट। राइट, अब वो 7 डेज से रिड्यूस होकर कितना हो गया है? 7 डेज से रिड्यूस होकर अब वो हो गया है कितना? 5 डेज। कितना हो गया है? 5 डेज। नाउ कमेंट्स देने के लिए कितना टाइम है तुम्हारे पास? 5 डेज। ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट में पहले कितना होता था? 7 डेज। क्लियर विद दिस और नो? हाँ, बट अगर तुम स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज लिस्ट करा रहे हो ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज विच हैज नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल, पता है आपको कौन से स्टॉक एक्सचेंजेस है? BSE एंड NSE, जिसके पास क्या है? नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल। उस पर आपको स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज लिस्ट करा रहे हो, देन इट विल ओनली बी लिस्टेड फॉर ओनली बी पोस्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ कितना? 1 डे। इतना सबको समझ में आ रहा है? ओनली बी लिस्टेड, ओनली बी पोस्टेड ऑन द वेबसाइट फॉर अ पीरियड ऑफ कितना? 1 डे। तो जनरली क्या याद रखना है? अगर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज है विच आर टू बी लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज हैविंग नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल, तो 1 दिन के लिए रखो। बाकी के लिए तुम स्टॉक एक्सचेंज पे कितने दिन के लिए रखोगे? उसकी वेबसाइट पे 5 डेज के लिए फॉर योर कमेंट्स, फॉर पब्लिक कमेंट्स। इतना सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी फाइनली थोड़ा यार कॉस्ट वॉस्ट कम करने के लिए उन्होंने और एक चीज बोली गई है कि जब आप इश्यूअर में एडवर्टाइज वाया इलेक्ट्रॉनिक मोड, वाया क्या? इलेक्ट्रॉनिक मोड। आपको फिजिकल एडवर्टीजमेंट्स देने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन न्यूज़पेपर में दे सकते हो, एक्सचेंज की वेबसाइट पे दे सकते हो। हाँ, and if electronic mode is used, a notice with QR code and link is also to be published in an English language क्या? न्यूज़पेपर। मतलब एक्चुअल न्यूज़पेपर में तुम क्या दे दोगे? QR कोड और एक लिंक दे दोगे, जिसपे वो लोग अगर वो स्कैन करेंगे वो लिंक पे, या वो लिंक पे वो लोग जाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या खुल जाएगा? आपका ऑफर डॉक्यूमेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? सो बेसिकली अब ये बोला गया है कि यार आपको अगर एडवर्टाइज, एंड दिस इज ऑप्शनल, यू कैन ऑलवेज स्टिल डू द नॉर्मल एडवर्टीजमेंट दैट यू वर डूइंग इन योर ऑफर डॉक्यूमेंट। राइट, अभी के लिए क्या बोला गया कि अगर आप ऑफर ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट करना चाहते हो तो आप साथ में क्या दे सकते हो? इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज में QR कोड और एक लिंक दे सकते हो। राइट, जिससे क्या ऑटोमेटिकली तुम क्या हो जाएगा? राइट, यू विल ऑटोमेटिकली बी गॉन टू द, यू विल बी ऑटोमेटिकली बी टेकन टू द ऑफर डॉक्यूमेंट। क्लियर? हाँ, इतना कुछ खास नहीं है ये अमेंडमेंट। लास्ट वाला अमेंडमेंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपने सब्सक्रिप्शन पीरियड का टाइम पीरियड कम कर दिया है। पहले मिनिमम 3 डेज एंड मैक्सिमम 10 डेज था, अब कितना है? मिनिमम 2, मैक्सिमम कितना? 10। इतना सबको याद रहेगा कि नहीं? मिनिमम 2, मैक्सिमम कितना? 10। इतना क्लियर है? तो बेसिकली अगर मैं नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज की बात करूं, सो अगेन इट इज वेरी वेरी सिंपल। नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज की अगर हम बात करें, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज में ये बोला गया है कि यार फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये बोला गया है कि यार आपको रिकॉर्ड डेट फिक्स तो करना ही पड़ेगा एटलीस्ट 15 डेज प्रायर टू योर ड्यू डेट। उसके बाद डिबेंचर ट्रस्टी की हम लोग ने ऑलरेडी बात कर ली। ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट सिक्योर्ड है तो फिर शेड्यूल 4, अनसिक्योर्ड है तो फिर शेड्यूल 4A। अगर क्या बोलते हैं हम, नहीं सॉरी, अगर क्या बोलते हैं नॉर्मली लिस्टेड है तो फिर शेड्यूल 4 एंड 4A, एंड अगर प्राइवेट प्लेसमेंट है तो भी पार्ट शेड्यूल 4 एंड 4 है। सिक्योर्ड है तो फिर शेड्यूल 4 एंड अनसिक्योर्ड है तो फिर शेड्यूल पार्ट B। क्लियर है कि नहीं आ रही है? सो ऑटोमेटिकली अगर तुम ये डायग्राम समझ जाओगे तो ये वाला पार्ट तुम इजीली क्रैक कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं आ रही है? इतना करने के बाद अनदर थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज बेसिकली रेगुलेशंस विद स्पेसिफिक रिडक्शंस टू क्या? टाइमलाइंस। अभी यार तुम्हारा जो यार ऑफर डॉक्यूमेंट है वो स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे ले, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट है जो अपने वो स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे ले सिर्फ 5 दिन के लिए रहेगा। और अगर तुम एक स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज लिस्ट कराना चाहते हो ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज हैविंग नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल, तो वो सिर्फ 1 दिन के लिए रहेगा। फाइनली ये चीज बोली गई है कि यार द स्टॉक एक्सचेंज जो तुम्हारा सब्सक्रिप्शन पीरियड है ऑफ योर नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, दे हैव टू बी ओपन फॉर मिनिमम कितना? 2 वर्किंग डेज एंड मैक्सिमम कितना? 10 वर्किंग डेज। इतना सबको याद रहेगा कि नहीं? इतना तुम लोग ने कर लिया तो ये भी बहुत ईजी हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं आ रही है? राइट, नाउ इसके बाद द थर्ड चैप्टर जिसमें थोड़ी बहुत अमेंडमेंट्स आई है, राइट, इज इनसाइडर ट्रेडिंग। पर इनसाइडर ट्रेडिंग में इतना कुछ खास ज्यादा अमेंडमेंट नहीं आया है। राइट, अमेंडमेंट जो आया है वो स्पेसिफिकली एक रेगुलेशन पे आया है विच इज रेगुलेशन 5 जो था ट्रेडिंग प्लान। जो क्या था? ट्रेडिंग प्लान। नाउ ट्रेडिंग प्लान में हाँ
पहले ऐसा बोला गया था कि इनसाइडर जब ट्रेडिंग प्लान सबमिट करता है टू द कंप्लायंस ऑफिसर, वो बाद में फाइनली वो स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करता है, उसके 6 महीने बाद ही आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। उसके 6 महीने बाद आप ट्रेडिंग क्या स्टार्ट कर सकते हो। अब ऐसा नहीं बोला गया है, अब ऐसा बोला गया है कि आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो विद इन 120 डेज। विद इन कितना? 120 डेज फ्रॉम द पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ द प्लान। सो ये जो 6 मंथ्स था अर्लियर ये 6 मंथ्स था, उसको उन्होंने चेंज करके कितना कर दिया है? 120 डेज। कितना कर दिया है? 120 डेज। अगर आप मेरी नोट्स देखोगे इनसाइडर ट्रेडिंग में, तो वहां पे क्लियर कट 6 मंथ्स लिखा हुआ है। वहां पे अभी चेंज करके बोला गया है कि यार नाउ यू कैन नॉट कमेंस ट्रेडिंग ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ कितना? 120 डेज फ्रॉम द पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ द प्लान। क्लियर है कि नहीं यार? ये अभी फाइनली हम लोग ने ये भी बोला गया था कि जब भी आप ट्रेडिंग प्लान डिस्क्लोज करते हो तो उसमें आप नेचर ऑफ ट्रेड डिस्क्लोज करते हो, आप बाय करने वाले हो या सेल करने वाले हो, आप क्वांटिटी भी डिस्क्लोज करते हो और आप डेट डिस्क्लोज करते थे। आप क्या डिस्क्लोज करते थे? एक ट्रेड। अभी डेट के बदले इधर क्या बोल दिया है कि आप डिस्क्लोज कर सकते हो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड। क्या स्पेसिफिक क्या कर सकते हो? एक टाइम पीरियड भी डिस्क्लोज कर सकते हो, विच विल बी मैक्सिमम 5 कॉन्सेक्यूटिव ट्रेडिंग डेज। विच विल बी कितना? मैक्सिमम 5 कॉन्सेक्यूटिव ट्रेडिंग डेज। अर्लियर इट वॉज समथिंग लाइक दिस कि आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है नेचर, क्वांटिटी एंड आपको डिस्क्लोज करना पड़ता था क्या? टाइम इंटरवल, जिसको हम बोलते थे स्पेसिफिक डेट। जिसको हम क्या बोलते थे? स्पेसिफिक डेट। अभी इसको थोड़ा उन्होंने चेंज कर दिया। अभी इन्होंने क्या बोला कि तुमको स्पेसिफिक डेट डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। तुम स्पेसिफिक डेट डिस्क्लोज कर सकते हो या फिर एक टाइम पीरियड डिस्क्लोज कर सकते हो जहाँ पे तुम ट्रेड करने वाले हो। ये टाइम पीरियड कितना होगा? मैक्सिमम 5 कॉन्सेक्यूटिव ट्रेडिंग डेज का होगा। कितना होगा? मैक्सिमम 5 कॉन्सेक्यूटिव ट्रेडिंग डेज। क्लियर है कि नहीं आ रही है? क्लियर। एंड फाइनली एक्स्ट्रा एडिशन ये आ गया है इनसाइडर ट्रेडिंग में कि अभी आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है क्या? प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज ऑल्सो। क्या डिस्क्लोज करना पड़ता है? प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज ऑल्सो। अब तुम बोलोगे हम फ्यूचर की प्राइस कैसे डिटरमाइन करें? आपको याद क्या रखना पड़ेगा? दैट यू हैव टू सेट प्राइस लिमिट्स विच शैल नॉट बी 20% अबव और बिलो। विच शैल नॉट बी 20% अबव और बिलो, which shall not be 20% above or below the previous closing क्या? प्राइस। क्लियर है कि नहीं आ रही है? तो यार प्राइस लिमिट्स का पहले कोई पॉइंट नहीं था। अब बोला गया कि तुम प्राइस लिमिट भी सेट करो कि यार जो करंट प्राइस चल रही है उससे तुम्हारा मैक्सिमम प्राइस कितना हो सकता है? 20% हायर या फिर 20% क्या? लोअर। प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस से 20% हायर या फिर 20% लोअर, वही रेंज में तुम शेयर्स बाय या सेल कर सकते हो। पहले ऐसा कुछ नहीं बोला गया था कि आपको कौन से प्राइस शेयर्स, कौन से बेस पे शेयर्स, कौन से प्राइस पे शेयर्स बाय या सेल करना है। अब इस पे एक लिमिट आ गई है, दैट विल बी मैक्सिमम बी 20% अबव और 20% बिलो द प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस। क्लियर विद दिस और नो? हाँ, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, कॉन्ट्रा ट्रेड वाला इतना रेलेवेंट नहीं है। हाँ, इरेवोकेबिलिटी आपको पता ही है कि यार ट्रेडिंग प्लान अगर आपने एक बार बना दिया उसके बाद वो प्लान क्या हो जाता है? इरेवोकेबल। क्या हो जाता है? इरेवोकेबल। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अभी इन्होंने इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर दिया है कि वंस अप्रूव्ड द प्लान शुड बी इंप्लीमेंटेड, बट अभी इसमें थोड़े एक्सेप्शंस डाल दिए। एक्सेप्शंस क्या डाल दिए? कि अगर यू आर अफेक्टेड बाय इनकैपेसिटी और बैंक्रप्सी और एनी लीगल कंस्ट्रेंट्स। इनकैपेसिटी, बैंक्रप्सी या लीगल कंस्ट्रेंट। अगर इनकैपेसिटी मतलब यार मान लेते हैं कि तुम यू लूज योर सैनिटी, राइट, तुम पागल हो जाते हो, या फिर यार तुम्हारे पे कोई क्या ऐसा कोई फिजिकल आ जाता है जो टेम्पररी डिसेबलमेंट नहीं है, परमानेंट डिसेबलमेंट है, राइट, तो फिर भी तुम नहीं, तो फिर तुम अगर ट्रेड नहीं करोगे तो चलेगा। ऑब्वियसली बैंक्रप्सी, तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है तो भी तुम ट्रेड नहीं करोगे तो क्या चलेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं यार? सो दीज थिंग्स आर आल्सो गोइंग टू बी देयर कि इरिवोकेबिलिटी ऑफ ट्रेडिंग प्लान भी है कि यार पहले बोला गया था कि ट्रेडिंग प्लान वंस मेड हैज टू बी एग्जीक्यूटेड। अब बोला गया है नहीं, ट्रेडिंग प्लान वन मींस एक्चुअली स्टिल हैज टू बी एग्जीक्यूटेड एक्सेप्ट फॉर 3 कंडीशंस, दैट इज बैंक्रप्सी, व्हाट इज इट कॉल्ड, इनकैपेसिटी और लीगल कंस्ट्रेंट्स। इतना सबको याद रहेगा कि नहीं? क्लियर। सो यार फाइनली एग्जीक्यूशन कंडीशंस में बोला गया है कि यार ट्रेड एग्जीक्यूशन, ये हम लोग ने ऑलरेडी बोल दिया, दिस इज अ कंडीशन ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ पॉइंट नंबर 2 ओनली, कि आपने एक प्री सेट प्राइस लिमिट रखा है विच इज मैक्सिमम 20% अबव और 20% बिलो द क्लोजिंग प्राइस, राइट। अगर उससे बाहर जा रहा है आपका एग्जीक्यूशन प्राइस, इफ द ट्रेड एग्जीक्यूशन प्राइस उससे बाहर जा रहा है देन द ट्रेड कैन नॉट क्या प्रोसीड। फॉर एग्जाम्पल, जब आप ट्रेडिंग प्लान बना रहे थे तब करंट मार्केट प्राइस 100 रुपए था, राइट, तो आप क्या कर सकते थे, उससे 20% हायर और 20% लोअर की एक रेंज आ जाएगी विच विल बी फॉर कैलकुलेशन पर्पस आप इसको समझ सकते हो बिटवीन 80 to 120। अब जब बात आई एग्जीक्यूट करने की प्लान, क्या आई बात आई प्लान एग्जीक्यूट करने की, और तुम्हारी प्राइस अगर 80 से कम है मतलब 79 है, या फिर 120 से ज्यादा या फिर 121 है मतलब इससे लोअर या इससे हायर है, तो आप ये
प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, प्लान को एग्जीक्यूट क्या नहीं कर सकते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। क्या ये स्पेसिफिक क्वेश्चन की तरह आ सकता है? आई डोंट थिंक सो, राइट। इफ इट विल कम एज अ पार्ट ऑफ अ शॉर्ट नोट ऑफ ट्रेडिंग प्लान, तो वहां पे तुमको ये पॉइंट डेफिनेटली लिखना है। अगर वो एक एक मार्क वाला क्वेश्चन पूछते हैं तो ये 20% वाला क्लॉज शायद से आ सकता है कि अभी प्री सेट प्राइस लिमिट तुम्हारी कितनी हो सकती है। योर प्री सेट प्राइस लिमिट विल बी मैक्सिमम बी 20% अबव प्रीवियस डे क्लोजिंग और 20% बिलो प्रीवियस डेज क्लोजिंग। क्लियर विद दिस और नो? फाइनली हाँ, अभी ये बोला गया है, पहले है ना कंप्लायंस ऑफिसर के पास ऐसा कोई स्ट्रिक्ट टाइमलाइन नहीं था कि कब तक उसको ट्रेडिंग प्लान अप्रूव करना है। अभी लुकिंग एट द सेंसिटिविटी ऑफ द मार्केट एंड द सिचुएशन, सेबी ने ये वाला क्लॉज भी डाल दिया है कि यार यू मस्ट अप्रूव और रिजेक्ट द ट्रेडिंग प्लान, यू मस्ट अप्रूव और रिजेक्ट द ट्रेडिंग प्लान विद इन 2 ट्रेडिंग डेज, विद इन कितना 2 ट्रेडिंग डेज, एंड नोटिफाई द स्टॉक एक्सचेंज ऑन द सेम डे। यू हैव टू नोटिफाई द स्टॉक एक्सचेंज ऑन द सेम डे। इतना सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जैसे ही कोई इनसाइडर आपको एक ट्रेडिंग प्लान देता है, a compliance officer has to approve the trading plan within a period of कितना 2 trading days and notify the stock exchange on the कितना same day। इतना सबको याद रहेगा कि नहीं यार? वेरी वेरी सिंपल। अगेन 3-4 चीज है, सब कुछ इन अराउंड ट्रेडिंग प्लान का ही है। सबसे पहले ये बोला गया है कि यार इंस्टेड ऑफ 6 मंथ्स अभी ट्रेडिंग प्लान आप कब से स्टार्ट कर सकते हो? आफ्टर कितना 120 डेज। इतना याद रहेगा। दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंडली 2 एक्स्ट्रा चीजें बोली गई है ट्रेडिंग प्लान के। आप क्या डिस्क्लोज करोगे? आप एक स्पेसिफिक डेट डिस्क्लोज कर सकते हो ट्रेड की, या फिर आप एक टाइम पीरियड डिस्क्लोज कर सकते हो विच कैन बी अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ट्रेडिंग डेज। फाइनली ये भी बोला गया कि आप एक प्रीसेट प्राइस लिमिट डिस्क्लोज कर सकते हो विच विल बी मैक्सिमम 20% बिलो द क्लोजिंग प्रीवियस डेज क्लोजिंग प्राइस और 20% हायर देन द प्रीवियस डेज क्लोजिंग प्राइस। अगर उसके बाहर का कोई ट्रेड एग्जीक्यूशन आया तो वो ट्रेड प्रोसीड होगा नहीं। ये भी बोला गया कि वंस अ ट्रेडिंग प्लान इज मेड इट्स irrevocable in nature। however अभी इसमें 3 exceptions आ गए, incapacity, bankruptcy and legal constraints। इतना सबको याद रहेगा कि नहीं? एंड लास्ट पॉइंट ये बोला गया है कि यार एक कंप्लायंस ऑफिसर शुड अप्रूव द ट्रेडिंग प्लान राइट विद इन अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ कितना 2 days ऑफ रिसीविंग द ट्रेडिंग प्लान एंड नोटिफाई द सेम टू द स्टॉक एक्सचेंज ऑन द सेम डे। क्लियर विद दिस और नो? इससे तुम्हारा इनसाइडर ट्रेडिंग भी होता है क्या? खत्म। सो वी आर डन विद इनसाइडर ट्रेडिंग, we are done with non-convertible securities and we are also done with क्या? ICDR। clear with this or no? delisting मैं लास्ट में ही कराऊंगा, delisting और LODR राइट, वो हम लोग लास्ट में देखेंगे बिकॉज दैट्स अ लिटिल इंपॉर्टेंट राइट। उसके पहले हम लोग देख लेते हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। ये तो बहुत ही फालतू है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस जनरली लोग पढ़ के नहीं जाते हैं चैप्टर को, इसका वेटेज बहुत कम है। पर अगर इसमें अगर ये आ गया 1 और 2 मार्क्स के लिए पर्टिकुलरली जो स्मॉल क्वेश्चंस पूछते हैं, या फिर एक शॉर्ट नोट आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 6A विच इज अ शॉर्ट नोट जिसमें 5 शॉर्ट नोट्स आती है 3 मार्क्स ईच की। उसमें अभी इन्होंने क्या किया है ना, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में एक एक्स्ट्रा डेफिनेशन डाल दिया है म्यूल अकाउंट का। किसका डाल दिया है? म्यूल अकाउंट का। अब ये क्या बोलता है? अ म्यूल और ट्रेड, म्यूल अकाउंट का मतलब होता है अ ट्रेडिंग डीमैट और बैंक अकाउंट। अ ट्रेडिंग डीमैट और क्या? बैंक अकाउंट विच इज अ बैंक अकाउंट विच इज ऑब्वियसली लिंक्ड टू अ ट्रेडिंग अकाउंट इन द नेम ऑफ वन पर्सन बट इफेक्टिवली कंट्रोल्ड बाय अनदर रिगार्डलेस हु पेज फॉर द ट्रांजैक्शंस। अभी ऐसा म्यूल अकाउंट को प्रूव करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट बेसिकली एक ऐसा अकाउंट विच इज ओन्ड बाय वन पर्टिकुलर पर्सन। कौन सा अकाउंट? इधर अ ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट और बैंक अकाउंट विच इज लिंक्ड टू अ ट्रेडिंग अकाउंट राइट, विच इज एक्चुअली ओन्ड बाय वन पर्सन बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इज कंट्रोल्ड बाय अनदर पर्सन राइट। ऐसे अकाउंट को हम क्या बोलते हैं? म्यूल अकाउंट। ऐसे अकाउंट को हम क्या बोलते हैं? म्यूल अकाउंट। तो अभी जब जो डीलिंग इन सिक्योरिटीज का डेफिनेशन है, डीलिंग इन सिक्योरिटीज का क्या है डेफिनेशन, उसमें उन्होंने म्यूल अकाउंट वर्ड को भी क्या कर दिया है? इंक्लूड कर दिया है। म्यूल अकाउंट वर्ड को भी क्या कर दिया है? इंक्लूड कर दिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? बाय पर्संस ईदर बाय, सो अगर आप अंडरटेक कर रहे हो ट्रांजैक्शंस थ्रू म्यूल अकाउंट्स ईदर बाय योरसेल्व्स और थ्रू और एज एजेंट्स और इंटरमीडियरीज, तो भी उसको हम डीलिंग ऑन सिक्योरिटीज में गिनते हैं। डीलिंग इन सिक्योरिटीज अगर तुमको याद होगा, इट वाज बाइंग, सेलिंग, सब्सक्राइबिंग टू अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ सिक्योरिटी और agreeing to buy, sell or subscribe to a particular kind of security whether by your own or along with your connivance or agent or as an intermediary right। इसमें उन्होंने बोल दिया कि अगर ये ट्रांजैक्शन अगर आप म्यूल अकाउंट के थ्रू भी कर रहे हो राइट, जिसमें ओनर कोई और है और कंट्रोल किसी और के पास है, तो वो सिचुएशन में उसको भी हम डीलिंग इन सिक्योरिटीज गिनेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? नाउ Regulation 4(1) prohibits manipulation, fraudulent and unfair trade practices in securities markets। ये तुमको पता ही है राइट, बट इसमें इन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दे दिया है कि यार फॉलोइंग एक्ट्स आर ऑल्सो टू बी इंक्लूडेड राइट, कि अगर तुम करते हो यूज ऑफ म्यूल अकाउंट्स टू एंगेज इन मैनिपुलेटिव और फ्रॉडुलेंट ट्रेड प्रैक्टिसेस, तो यार ये भी क्या गिना जाएगा? एज एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस अंडर रेगुलेशन 4। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? सिमिलरली डाइवर्जन, मिस यूटिलाइजेशन और साइफनिंग ऑफ एसेट्स और मैनिपुलेटिंग फाइनेंशियल्स टू अफेक्ट शेयर प्राइस। ये पॉइंट हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि अगर
तुम साइफनिंग ऑफ फंड्स करते हो, या साइफनिंग ऑफ फंड्स का मतलब क्या होता है, कंपनी का पैसा पर्सनल यूज के लिए करते हो, या फिर अगर तुम करते हो क्या डाइवर्जन ऑफ फंड्स, जिसका मतलब प्रोजेक्ट ए के लिए पैसा लिया था पर प्रोजेक्ट टी में बी यूज कर रहे हो, ऑल ऑफ दीज आर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एग्जांपल्स। अभी बोला गया है कि यार अगर तुम ये सब काम अनफेयर या फ्रॉडुलेंट ट्रेड प्रैक्टिस अगर एक म्यूल अकाउंट के थ्रू भी कर रहे हो तो भी इट बी कंसिडर्ड एज अ मैनिपुलेटिव फ्रॉडुलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। इतना सबको याद रहेगा कि नहीं? क्लियर? इतना तुमको याद रखना है। क्लियर? नाउ आफ्टर दिस we'll also be speaking about क्या, we'll be speaking about क्या, बायबैक। हम लोग किसकी बात करेंगे? बायबैक की, राइट। बायबैक इज अगेन वेरी वेरी सिंपल, इसमें कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा उन्होंने ऐड नहीं किया है, राइट। अनलाइकली कि ये सब पूछा भी जाएगा पेपर में, क्योंकि यार बायबैक्स मैक्सिमम एक ही क्वेश्चन आता है 5 मार्क का, राइट। हाँ, एक चीज जो उन्होंने बोला गया है, देखो आपको पता होगा बायबैक में से 2-3 मेथड होती है। स्टॉक एक्सचेंज मेथड होता है, बुक बिल्डिंग मेथड होता है, वो दोनों ओपन मार्केट का पार्ट होता है। और एक जो बड़ी मेथड है जो हमने पढ़ी हुई है इज कॉल्ड एज टेंडर ऑफर मेथड, इज कॉल्ड एज क्या? टेंडर ऑफर मेथड। तो टेंडर ऑफर मेथड में क्या बोला गया है? टेंडर ऑफर मेथड में ये बोला गया है कि इफ एनी प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप ऑप्ट्स आउट ऑफ द बायबैक, बिकॉज बाकी दो मेथड में तो प्रमोटर अलाउड ही नहीं है पार्टिसिपेट करना। स्टॉक एक्सचेंज मेथड में और बुक बिल्डिंग मेथड में promoters generally do not participate only, right? But tender offer method में promoters are allowed to participate, but they have to disclose from the start whether they are going to participate in the buyback or not, correct? अब क्या बोला गया है कि अगर प्रमोटर पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा है तो उनके शेयर्स हम एंटाइटलमेंट रेशियो में इंक्लूड करेंगे ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं एक कंपनी है जिसमें प्रमोटर के पास 20% है एंड पब्लिक शेयर होल्डर्स के पास कितने हैं? 80% शेयर्स, करेक्ट। एंड फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस हम ले लेते हैं कि कंपनी के ओवरऑल कितने शेयर्स है? 1 करोड़। तो प्रमोटर के पास 20 लाख एंड पब्लिक के पास कितना? 80 लाख, करेक्ट। अब मैं तुमको क्या बोल रहा हूं कि कंपनी को बायबैक करना है। कंपनी को क्या करना है? बायबैक, राइट। कंपनी को बायबैक करने हैं कितने शेयर्स? लेट्स जस्ट अज्यूम फॉर एग्जाम्पल पर्पसेस कि कंपनी को बायबैक करने हैं 20 लाख शेयर्स। कितने शेयर्स बायबैक करना है? 20 लाख शेयर्स। तो 1 करोड़ में से उनको 20 लाख शेयर्स बायबैक करने हैं, which is 20%, yes or no, which is how much? 20%, correct. So entitlement ratio क्या होगा, right? जिसके पास if you divide 1 करोड़ by 20 lakhs you will get the entitlement ratio of क्या? 5:1, yes, 5:1 क्या? 1। इतना पहले समझ में आ रहा है कि नहीं कि जिसके पास 5 शेयर्स है he can buy back कितने, उसके कितने शेयर्स बायबैक हो सकते हैं? 1 शेयर, करेक्ट। दिस इज इंक्लूडिंग द प्रमोटर्स। अब अगर मैं बोलता हूं ये मेथड में अगर प्रमोटर्स पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, प्रमोटर्स पार्टिसिपेट ही क्या नहीं कर रहे, वो लोग पहले से बोल देते वी आर ऑप्टिंग आउट, तो आप रेशियो को कैसे गिनोगे? यू विल कंसिडर इट एज 80 lakhs अपॉन कितना? 20 lakhs। यू विल कंसिडर इट एज हाउ मच? 80 lakhs अपॉन क्या? 20 lakhs। और आपका एंटाइटलमेंट रेशियो कितना हो जाएगा? 4:1। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? इतना सबको समझा? देखो अगर प्रमोटर्स ऑप्ट आउट नहीं कर रहे होते तो हमारे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख होते, तो हमारा एंटाइटलमेंट रेशियो कितना होता? 5:1। अगर प्रमोटर्स ऑप्ट आउट कर रहे हैं तो हमारा एंटाइटलमेंट रेशियो ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा और वो कितना हो जाएगा? 4:1। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? सो देव जस्ट मेड दिस क्लैरिफिकेशन कि इफ द प्रमोटर ऑप्ट्स आउट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द बायबैक अंडर अ टेंडर ऑफर मेथड, उसके शेयर्स हम एंटाइटलमेंट रेशियो में गिनेंगे नहीं। देयर शेयर्स आर टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एंटाइटलमेंट रेशियो। इतना सबको समझ में आ रहा है कि नहीं यार? क्लियरली? नाउ अभी ये सब तो ठीक ही है, राइट। रेगुलर ओपन मार्केट मेथड में थ्रू बुक बिल्डिंग मेथड में उन्होंने वर्ड रिकॉर्ड डेट को रिप्लेस कर दिया है विद द वर्ड क्या? डेट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट। मतलब पहले बायबैक का पीरियड जो ओपन करना होता था बुक बिल्डिंग मेथड में यूज्ड टू ओपन विद इन 4 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिकॉर्ड डेट। अभी उन्होंने चेंज करके क्या बोल दिया है? दैट दिस पीरियड विल ओपन विद इन 4 days फ्रॉम द डेट ऑफ क्या? पब्लिक अनाउंसमेंट। फ्रॉम द डेट ऑफ क्या? पब्लिक अनाउंसमेंट। मतलब रिकॉर्ड डेट वर्ड रिप्लेस्ड विद द वर्ड क्या? द वर्ड रिकॉर्ड डेट हैज बीन रिप्लेस्ड विद द वर्ड क्या? पब्लिक अनाउंसमेंट। क्लियर विद दिस और नो? इतना कुछ खास नहीं है ये, राइट। हाँ, रिस्ट्रिक्शंस ऑन इशुएंस ऑफ न्यू शेयर्स। रिस्ट्रिक्शंस ऑन इशुएंस ऑफ क्या? न्यू शेयर्स। अभी क्या बोला गया है? नो न्यू शेयर्स, राइट, ड्यूरिंग द बायबैक पीरियड एक्सेप्ट फॉर सबसिस्टिंग ऑब्लिगेशंस। पहले ऐसा बोला जाता था
कि बायबैक पीरियड के वक्त आप बोनस इशू कर सकते थे। अब क्या बोला गया है, आप कोई भी नए टाइप के शेयर्स इशू कर ही नहीं सकते जब आपका बायबैक पीरियड चल रहा है, एक्सेप्ट जो आपका पहले से प्री डिटरमाइंड था, जिसको हम सबसिस्टिंग ऑब्लिगेशंस बोलते हैं, लाइक स्टॉक ऑप्शंस या फिर कोई वारंट का कन्वर्जन है इनटू इक्विटी शेयर्स। यू ऑल नो व्हाट आर वारंट्स, हम लोग ने पढ़ा हुआ है आईसीडीआर में, दे आर सिक्योरिटीज दैट आर कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स, करेक्ट। स्टॉक ऑप्शंस है जिसका यार एक्सरसाइज पीरियड स्टार्ट हो रहा है, वेस्टिंग पीरियड खत्म हो रहा है और लोग उसको एक्सरसाइज करता है, तो बायबैक पीरियड में सिर्फ वही टाइप की सिक्योरिटीज इशू हो सकती है और कोई भी टाइप की सिक्योरिटीज इशू नहीं हो सकती। यार ये भी क्लैरिफिकेशन है, बायबैक में जब मैं शेयर्स कम करने की ट्राई कर रहा हूँ, राइट, तब मैं नए शेयर्स इशू क्यों करूंगा, पर दो टाइप के शेयर्स इशू करना अलाउड है। जो सबसिस्टिंग ऑब्लिगेशंस है तुम्हारे, दैट इज एनी काइंड ऑफ ईसॉप जिसका वेस्टिंग पीरियड खत्म होकर एक्सरसाइज पीरियड स्टार्ट हो रहा है, राइट, जिसको हम स्टॉक ऑप्शंस बोलते हैं, या फिर क्या वारंट्स। इतना क्लियर है कि नहीं यार? फाइनली हाँ, ये तो ठीक ही है, यू जस्ट नीड टू रीड दिस कि यार अगर कोई भी टाइप के तुम्हारे जो रेलेवेंट डिस्क्लोजर्स है वो तुमको कहाँ पे डिस्क्लोज करने पड़ेंगे, ऑल द रेलेवेंट डिस्क्लोजर्स, ऑल द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज टू बी डिस्क्लोज्ड इन योर पब्लिक अनाउंसमेंट। इतना कुछ खास नहीं है इसमें आई वांट यू ऑल टू मेनली फोकस ऑन द फर्स्ट अमेंडमेंट ओनली, विच इज व्हाट के प्रमोटर्स को, ये भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत अनलाइकली है, राइट, तो इतना उसमें को तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेजरली व्हाट आई वांट यू ऑल टू फोकस ऑन इज दैट के in case of a buyback, in case of a क्या buyback, the main difference has come in that if you are going through buyback by tender offer method and if the promoter opts out, if the promoter what opts out, उसके shares हम entitlement ratio में consider करेंगे नहीं। इतना सबको समझा, राइट? सो क्विकली एक बार फटाफट से buyback भी देख लो, राइट। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस तो बहुत ईजी है, म्यूल अकाउंट वाला, राइट। वी हैव ऑल्सो फिनिश्ड ऑफ क्या बोलते हैं, वी फिनिश्ड ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग एंड वी ऑल्सो फिनिश्ड ऑफ एनसीएस एंड वी फिनिश्ड ऑफ क्या, आईसीडीआर। सो आईसीडीआर हो गया, एनसीएस हो गया, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो गया, इनसाइडर ट्रेडिंग हो गया, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज तो हो ही गया है, राइट। एंड अभी हम लोग ने बाय बैक भी खत्म कर दिया। क्लियर है कि नहीं यार? राइट। अभी पहले मैं थोड़े और मिसलेनियस छोटे छोटे चीजें खत्म करता हूँ, देन वील गो ऑन टू आईएफएससीए, डी लिस्टिंग एंड एलओडीआर, जो हमारे लास्ट 3 रहेंगे। क्लियर है कि नहीं यार? ये सो मिसलेनियस तो बहुत ही, मतलब ये सब कैपिटल मार्केट्स ओरिएंटेड है ज्यादा, राइट। ऑल ऑफ दिस इज विद रिस्पेक्ट टू क्या, कैपिटल मार्केट्स। इट इज मेनली फॉर रीडिंग ओनली, बहुत ही सिंपल है, तुम लोग आराम से समझ जाओगे ये, राइट। एंड फाइनली उसके बाद हम जाएंगे आईएफएससीए पे, एलओडीआर पे, राइट, एंड इंटरमीडिएट्स भी ठीक ही है। क्लियर? चलो ध्यान से सुनो। What about miscellaneous security? What about the miscellaneous points? सबसे पहले we are speaking about the T+0 trade settlement cycle. अब इन्होंने क्या बोला है ना यार, इन्होंने ये बोला है कि अभी है ना, पहले आपको पता था कि आपकी बुक में कब से लिखा हुआ है कि T+2 ट्रेडिंग साइकिल है। रियलिटी में आज की डेट पे T+1 ट्रेडिंग साइकिल चलती है फॉर मोस्ट सिक्योरिटीज। अभी बीटा वर्जन मतलब एक ट्रायल बेसिस पे 25 सिक्योरिटीज के लिए, कितनी सिक्योरिटीज के लिए, 25 सिक्योरिटीज के लिए दे आर ट्राइंग टू स्टार्ट विद द T+0 साइकिल, राइट। दे आर ट्राइंग टू स्टार्ट क्या, द T+0 साइकिल। इतना पहले सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय T+0 साइकिल? वो लोग क्लियर कट बोल रहे हैं कि यार मैं तुम लोग के शेयर्स वही दिन में, तुम्हारे जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वही दिन पे वो डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा अगर आप शेयर्स बाय कर रहे हो तो। समझ में आ रहा है कि नहीं? जनरली शेयर्स को डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होने में T+1 या T+2 डेज लगता है, नहीं, 25 नंबर ऑफ लिमिटेड सिप्स के लिए बीटा वर्जन हम स्टार्ट कर रहे हैं कि हम लोग ट्रेडिंग, हम लोग कितने टाइम में शेयर्स क्रेडिट करने की ट्राई करेंगे, T+0। अभी उसके लिए सिर्फ ये बोला गया कि आपको ये ट्रेड कब तक कंप्लीट कर देना पड़ेगा, बिटवीन 9:15 AM एंड 1:30 PM, क्योंकि अगर आपने 1:30 तक कंप्लीट कर लिया तो ही मैं 3:30 तक क्या आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स ट्रांसफर कर पाऊंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? सो फॉर पहले तो इसमें 2-3 चीजें याद रखनी है। पहला कि यार ये बीटा वर्जन है, मतलब ट्रायल बेसिस पे चल रहा है, राइट। सेकंड है कि इसमें T+0 टाइमलाइन डाल रहे हैं हम लोग फॉर क्या, कंप्लीशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। फाइनली इसमें थर्ड चीज आपको याद रखनी है कि इट इज ओनली फॉर लिमिटेड नंबर ऑफ 25 स्क्रिप्ट्स। एंड फोर्थ चीज आपको याद रखनी है कि जब पॉसिबल होगा ये कि व्हेन यू कंप्लीट योर ट्रांजैक्शन बिटवीन 9:15 एंड 1:30। इतना सबको याद रहेगा कि नहीं यार? बीटा वर्जन to try T+0 only for 25 scripts, only possible when you complete the transaction between 9:15 to 3:30. क्लियर है कि नहीं? उसकी एफिशिएंसी, उसका ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव है टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी एंड स्ट्रेंथन द रिस्क मैनेजमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट। अगर ट्रांजैक्शन कंप्लीट जल्दी होगा तो ऑब्वियसली इट विल स्ट्रेंथन द रिस्क मैनेजमेंट। क्लियर है कि नहीं यार? अब ये स्कोर्स 2.0 भी मैं हर जगह क्लास में पढ़ा ही चुका हूँ, राइट, तो भी मैं एक बार ये पढ़ा देता हूँ आपको। सो व्हाट इज स्कोर्स 2.0? राइट, एनहांस इन्वेस्टर कंप्लेंट्स रिड्रेसल मैकेनिज्म के लिए अभी की फीचर्स क्या डाले उन्होंने स्टोर्स 2.0 के, कि ऑटो रूटिंग एंड ऑटो एस्केलेशन ऑफ कंप्लेंट्स। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये
अभी उन्होंने बेसिकली एक एक्स्ट्रा फिल्टर डाल दिया है कॉल्ड डेजिग्नेटेड बॉडीज, कॉल्ड क्या, डेजिग्नेटेड बॉडीज, कि अभी स्कोर्स को कंप्लेंट सॉल्व करने से पहले डेजिग्नेटेड बॉडीज ये कंप्लेंट को देखेगी एंड शॉर्टर टाइमलाइन के अंदर क्या वो लोग ये कंप्लेंट्स को सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? इतना सबको याद रहेगा कि नहीं यार? डेजिग्नेटेड बॉडीज वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, राइट? वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन आवर मेन लेक्चर कि डेजिग्नेटेड बॉडीज के थ्रू भी अभी आप ये कंप्लेंट सॉल्व कर सकते हो। डेजिग्नेटेड बॉडीज स्कोर्स वाले भी अपॉइंट करता है टू सॉल्व इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस वेरी क्विकली। क्लियर है कि नहीं यार? ये यूजर फ्रेंडली इंटरफेस और वो सब ठीक है। हाँ, अभी इन्होंने वेबसाइट चेंज कर दी है और बोला है कि अभी आपको कंप्लेंट फाइल करनी है स्कोर्स पे, तो यू कैन ओनली फाइल इट थ्रू scores.sebi.government.in फ्रॉम 1 April 2024, राइट? पहले की जो वेबसाइट थी फालतू, इट वॉज scores.government.in, उसको कैंसिल कर दिया, अभी scores.sebi.government कर दिया है। क्लियर है कि नहीं यार? ये इतना तुमको याद रखना है विद रिस्पेक्ट टू क्या, स्कोर्स। विद रिस्पेक्ट टू स्कोर्स तुमको इतना ही याद रखना है। क्लियर? फाइनली अगर हम बात करें VCF की और ये माइग्रेटेड VCF की, ये मेजरली एक्चुअली अमेंडमेंट तो प्रोफेशनल वालों के लिए ही है, तुम लोग के लिए तो 1-2 लाइन ही है, बिकॉज इन जनरल वेंचर कैपिटल तुम्हारे सिलेबस में ही बहुत कम है। बट अभी सेबी पता है क्या ट्राई कर रहा है? सेबी बोल रहा है कि मुझे वेंचर कैपिटल के रेगुलेशंस ही खत्म करना है, बिकॉज आज की डेट पे जब तुम प्रोफेशनल में आओगे तुम देखोगे कि वी ट्रीट वेंचर कैपिटल एज अ कैटेगरी 1 AIF ओनली। हम वेंचर कैपिटल को इतना सेपरेटली ट्रीट ही नहीं करते। इसलिए अभी उन्होंने माइग्रेटेड वेंचर कैपिटल फंड का एक कॉन्सेप्ट निकाला है कि अगर तुम चाहो, अगर तुम क्या चाहो तो यार यू कैन माइग्रेट फ्रॉम अ वेंचर कैपिटल फंड टू अ कैटेगरी 1 AIF, टू अ कैटेगरी 1 क्या AIF। इतना ही सबको याद रखना है। हाँ, अभी जैसे ही अमेंडमेंट आ गया विद इन 12 मंथ्स, राइट, सारे वेंचर कैपिटल फंड्स को रजिस्टर करना पड़ेगा एज अ माइग्रेटेड वेंचर कैपिटल फंड, और कुछ तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर है कि नहीं? दिस इज अगेन वेरी अनलाइकली टू कम। प्रोफेशनल में काफी कुछ होता है, बिकॉज प्रोफेशनल में पूरा चैप्टर है VCF और AIF का, तुम लोग को इतना सिलेबस में ही नहीं है, दैट्स व्हाई यू डोंट नीड टू फोकस टू मच। अगर आप अपनी इंस्टीट्यूट की अमेंडमेंट शीट देखोगे, उन्होंने इतना सा ही दिया, दैट इज वाई ये आएगा तो वो 1 लाइनर के लिए आ सकता है स्टार्टिंग में जो आता रहता है उसमें, जिसमें बोला जाएगा कि क्या अभी वेंचर कैपिटल फंड्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, इतना तो आप बोलोगे नहीं। उनको दिया गया पीरियड ऑफ कितना, 12 मंथ्स फॉर एवरी वेंचर कैपिटल टू बी कंफर्म्ड एज अ माइग्रेटेड VCF एंड गेट रजिस्टर्ड एज अ क्या, कैटेगरी 1 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। इतना सबको याद रहेगा कि नहीं? वेरी सिंपल। मिसलेनियस भी बहुत ही सिंपल है। मिसलेनियस में क्या बोला गया है? सबसे पहले बोला गया है कि यार अभी के लिए हम लोग ने T+0 बीटा वर्जन स्टार्ट कर दिया है 25 स्टेप्स के लिए, राइट? इतना सबको याद रहेगा कि नहीं? पर उसके लिए आपको ट्रांजैक्शन कंप्लीट करना पड़ेगा बिटवीन 9:15 to 1:30, राइट? उसके 2-3 फायदे उन्होंने बता दिए। उसके बाद बोला गया स्कोर्स में, मुझे तुमको एक ही पॉइंट याद रखना है कि आज की डेट पे स्कोर्स 2.2 जो स्टार्ट हुआ है उसकी वेबसाइट अलग है, इट इज scores.sebi.government.in। एंड फाइनली इसमें यह भी बोला गया है कि यार अभी जो सारे ट्रांजैक्शन है वो डेजिग्नेटेड बॉडीज भी मॉनिटर करेगी, राइट? सॉरी जो ग्रीवेंस है वो डेजिग्नेटेड बॉडीज भी कंप्लाई करेगी एंड शॉर्टर टाइमलाइंस पे कंज्यूमर कंप्लेंट सॉल्व, इन्वेस्टर कंप्लेंट सॉल्व हो सकती है। फाइनली ये भी बोला गया है कि यार अभी अगर कैटेगरी 1 वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर है, राइट, VCF है, वो माइग्रेट हो सकता है इनटू अ कैटेगरी 1 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, इसको माइग्रेटेड VCF बोलते हैं। विद इन 12 मंथ्स आपको ये करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं यार? इतना हो गया और कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, IFSC पे आता हूं मैं, एंड LODR तो है ही। एक बार ये इंटरमीडिएट्स वाला पार्ट भी खत्म हम कर लेते हैं, ठीक है? अभी इंटरमीडिएट्स में क्या बोला गया है? इंटरमीडिएट्स में बेसिकली बैंकर टू वन इशू के जो रेगुलेशंस है, राइट, सेबी बैंकर टू वन इशू रेगुलेशंस, उसमें उन्होंने एक्स्ट्रा सर्विसेज ऐड कर दिए। कुछ रिवाइज डेफिनेशन में उन्होंने सिर्फ एक्स्ट्रा ऐड किया, अमेंडमेंट नहीं है, ये भी काइंड ऑफ क्या, एडिशन ही है। ये भी क्या है, काइंड ऑफ एडिशन। तो एडिशन कौन से दिए गए? सबसे पहले ये बोला गया है कि यार अभी जो एस्क्रो अकाउंट की सर्विसेज भी होती है, क्या होती है, एस्क्रो अकाउंट की सर्विसेज, वो भी बैंकर टू वन इशू क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। नाउ ध्यान से सुनो, एस्क्रो अकाउंट कब क्रिएट होता है? IPO FPO में तो होता ही था एस्क्रो अकाउंट क्रिएट, वो तो बैंकर टू वन इशू वो वाला काम कर ही सकता था, राइट? बट दूसरी जगह पे भी आप एस्क्रो अकाउंट क्रिएट करते हो जब भी कोई भी ट्रांजैक्शंस में कंपनी को पब्लिक को पैसा देना होता है, जैसे कि क्या, 3 चीजों में होता है, डीलिस्टिंग, बायबैक और टेक ओवर। कौन सी 3 चीजों में? डीलिस्टिंग, बायबैक और टेक ओवर। तीनों में कंपनी इज पेइंग मनी टू द इन्वेस्टर्स। दैट इज वाई आप एक एस्क्रो अकाउंट लेके आते हो जिसमें आप पैसा डिपॉजिट करते हो। अगर आपने बायबैक अच्छे से पढ़ा है तो बायबैक में तो ये भी लिखा है कि कितना परसेंटेज पैसा पहले एस्क्रो अकाउंट में जाना चाहिए, वहां से वही पैसा फिर किसको जाता है, जो इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स बायबैक करते हैं उनको, राइट? तो अभी ये एस्क्रो अकाउंट की सर्विसेज भी कौन ऑफर कर सकता है? बैंकर टू एन इशू। कौन ऑफर कर सकता है? बैंकर टू एन इशू। क्लियर है कि नहीं आ रही है? तो यार दे कैन ऑफर डीलिस्टिंग, बायबैक, ओपन ऑफर मतलब टेक ओवर ही हुआ,
राइट साथ साथ में ओपनिंग सेपरेट अकाउंट्स फॉर आईपीओ एंड एफपीओ प्रोसीड्स। अभी इसका मतलब क्या है कि जो भी पैसा एक आईपीओ एफपीओ में आता है पहले, टिल द टाइम यू डोंट गेट योर फाइनल लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग अप्रूवल, और जब तक आरटीए ये कंफर्म कर नहीं लेता कि सबको अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज हो गई है, वो पैसा एक एस्क्रो अकाउंट में रहता है। अब वो पैसा, अब ये वो भी एस्क्रो अकाउंट अब कौन क्रिएट कर सकता है? बैंकर टू एन इश्यू। इतना सबको याद रहेगा कि नहीं यार? क्लियर। मर्चेंट बैंकिंग वाले में भी इतना कुछ खास नहीं है। मर्चेंट बैंकिंग वाले में उन्होंने ये बोला गया है कि यार लीड मैनेजर जो है उसको आपके सारे रूल्स एंड डिस्क्लोजर डिफाइन करने पड़ेंगे इन योर ड्राफ्ट ऑफर और ऑफर डॉक्यूमेंट। क्लियर है कि नहीं? ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ ही है। मर्चेंट बैंकर हु इज एन एसोसिएट कैन नॉट एक्ट एज लीड मैनेजर एक्सेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ क्या? मार्केटिंग। ये भी मैंने आपको एनसीएस में सिखाया है कि अगर आप एक मर्चेंट बैंकर हो जो एसोसिएट हो इश्यूअर के, तो आप एक ही काम कर सकते हो, मार्केटिंग द इश्यू। हाँ, फाइनली ये बोला गया है कि अंडरराइटिंग कमिटमेंट्स मस्ट बी फुलफिल्ड बिफोर फाइनलाइजिंग बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। अब ये तुमको पता होगा कि बुक बिल्डिंग मेथड में अंडरराइटिंग कंपलसरी होता है। तो मर्चेंट बैंकर को ये, अगर मर्चेंट बैंकर ही तुम्हारा अंडरराइटर है, जो आजकल बहुत कॉमन हो गया है, बिकॉज यू नो दैट सेबी ने अंडरराइटिंग रेगुलेशंस को कैंसिल कर दिया है, तो आज की डेट में जनरली आपका मर्चेंट बैंकर ही आपका अंडरराइटर बनता है। तो मर्चेंट बैंकर को भी ये क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया गया है कि जब बिफोर आई फाइनलाइज माई बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, कि कितना मैं क्यूआईबी को दूंगा, कितना मैं एनआईआई को दूंगा, कितना मैं आरआईआई इन्वेस्टर्स को दूंगा, उसके पहले आपको आपका अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन फुलफिल करना पड़ेगा। अभी अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? मान लेते हैं कि यार मुझे पब्लिक से सिर्फ कितना पैसा मिला? 85%, और मुझे तो 100% की मैंने अंडरराइटिंग कमिटमेंट दी थी, तो मर्चेंट बैंकर मेरे लिए कितना पैसा पे करेगा? 15%। सो दिस 15% शुड बी फाइनलाइज्ड बिफोर क्या? बिफोर यू एवर क्या डू योर फाइनलाइज योर 85% को आप लोग कैसे डिवाइड करने वाले हो। क्लियर है कि नहीं यार? हाँ, इतना तुमको याद रखना है। ये लास्ट पॉइंट तुमको याद रखने की जरूरत नहीं है। डिस्क्लोजर ऑफ एक्विजिशन ट्रांजैक्शंस, इतना तुमको याद रखने की जरूरत नहीं है। इतना तुमने याद रख ले लिया, मोर देन एनफ, बट दिस इज आल्सो मेनली ओनली फॉर क्या? रीडिंग। इतना कुछ इसमें आने वाला नहीं है। एंड मोर एवर दीज आर एडिशंस। ऐसा कुछ नहीं है कि ये आपको कुछ स्पेसिफिकली सेपरेट क्वेश्चन की तरह आ सकता है। अगर शॉर्ट नोट आ गया बैंकर टू वन इशू पे, तो उसमें अगर आप ये 3 पॉइंट्स एक्स्ट्रा लिख लोगे, कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। सेम गोज फॉर दिस, अगर मर्चेंट बैंकर का मीनिंग आ गया या फिर उसके सर्टेन पॉइंट्स आ गए, राइट, शॉर्ट नोट ऑन मर्चेंट बैंकर आ गया, तो तुम ये भी लिख सकते हो कि मर्चेंट बैंकर कैनॉट एक्ट एज cannot do any other work except for marketing if he is related to the issuer. He has to fulfill his underwriting obligations before you finalize basis of allotment. Clear with this or no? And all the details, all the role of the merchant banker should be disclosed in the offer document or the draft offer document. Clear with this or no? इतना तुमने कर लिया तो intermediaries भी अपना खत्म हो गया। With this we are done with the following chapters. ICDR अपना हो गया, NCS अपना हो गया, बायबैक अपना हो गया, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस अपना हो गया, राइट। इसके अलावा हाँ, हम लोग ने और क्या किया हुआ है? हम लोग ने इनसाइडर ट्रेडिंग कर लिया, इनसाइडर ट्रेडिंग कर लिया, दैट इज चैप्टर नंबर 5। थोड़े मिसलेनियस ऑब्लिगेशंस देख लिए जो कैपिटल मार्केट्स के थे, दैट इज पॉइंट नंबर 6। फाइनली हमने इंटरमीडियरीज भी देख लिया, दैट इज क्या? 7। इतना सबको समझ में आ रहा है कि नहीं यार? क्लियर। अभी LODR, डीलिस्टिंग, राइट, एंड IFSCA। IFSCA में भी कुछ खास ज़्यादा है नहीं, राइट, पर मैं तुमको वो भी दिखा दूंगा। इतना कुछ तुम लोग को पढ़ने लायक कुछ है नहीं, राइट। सबसे पहले अभी आ जाता है हम लोग किस पे? विल कम टू क्या? डीलिस्टिंग। हाँ, डीलिस्टिंग मुझे लगता है कि डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा तो अमेंडमेंट में से ही आएगा, बिकॉज इट इज समथिंग दैट इज अ लिटिल इंपॉर्टेंट एंड समथिंग दैट्स अ लिटिल एज एन एडिशन ऑल्सो। सो इसकी अमेंडमेंट्स में थोड़ी इंपॉर्टेंट समझता हूँ विद रिस्पेक्ट टू दिस चैप्टर, तो ये भी तुम आराम से समझ लोगे। इतना कुछ भी डिफिकल्ट है क्या? नहीं, नथिंग इज डिफिकल्ट। थोड़े बहुत एडिशंस है, ऐसा तुमको लग रहा है, एक बार मैं तुमको पढ़ाऊंगा, तुमको लगेगा ये टेबल तो बहुत ही सिंपल है यार। क्लियर। अभी क्या बोला गया है? सबसे पहले बोला गया है कि डीलिस्टिंग में ना, पहले अगर आपको डीलिस्टिंग का पूरा प्रोसीजर याद होगा तो डीलिस्टिंग में क्या होता था ना, वी यूज्ड टू गिव देम अ फ्लोर प्राइस और एन इंडिकेटिव प्राइस। डीलिस्टिंग में हम शेयर होल्डर्स को एक फ्लोर प्राइस या इंडिकेटिव प्राइस देते थे, राइट। फ्लोर प्राइस हम कैलकुलेट करते थे एज पर रेगुलेशन 8 ऑफ SAST रेगुलेशंस, एज पर रेगुलेशन 8 ऑफ क्या? SAST रेगुलेशंस, राइट। उसके बाद इंडिकेटिव प्राइस आता था, उसके बाद क्या आता था? इंडिकेटिव प्राइस। इंडिकेटिव प्राइस मतलब क्या? अगर मेरा फ्लोर प्राइस 100 रुपए आ रहा है और मुझे लग रहा है कि 100 रुपए में तो कोई पब्लिक अपने शेयर्स मुझे वापस करेगा ही नहीं, तो उससे बेटर मैं एक हायर प्राइस रेकमेंड कर सकता हूं, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंडिकेटिव प्राइस। इसको हम क्या बोलते थे? इंडिकेटिव प्राइस, करेक्ट। उसके बेसिस पे पब्लिक बिड करती थी और पब्लिक के बिड के हिसाब से हम लोग क्या निकालते थे? डिस्कवर्ड प्राइस। हम क्या निकालते थे? डिस्कवर्ड प्राइस। इतना सबको याद आ रहा है?
राइट, ये था डिस्कवर्ड प्राइस का प्रोसीजर। अभी इन्होंने क्या बोला है ना, अभी इन्होंने बोला कि तुमको अगर ये डिस्कवर्ड प्राइस और इतना सब मेहनत करना ही नहीं है, देन यू कैन ऑल्सो डू डीलिस्टिंग थ्रू फिक्स्ड डीलिस्टिंग प्राइस मेथड। थ्रू विच मेथड? फिक्स्ड डीलिस्टिंग प्राइस मेथड। अब फिक्स्ड डीलिस्टिंग प्राइस मेथड में क्या बोला गया है, राइट, फिक्स्ड डीलिस्टिंग प्राइस में ये बोला गया है कि यार पहले तो फिक्स डीलिस्टिंग प्राइस तुम कैसे निकालोगे। हाँ, ये सब में आऊंगा मैं, इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी क्या होती है और वो सब पे आऊंगा मैं, राइट। सबसे पहले फिक्स डीलिस्टिंग प्राइस का मतलब क्या होता है? फिक्स डीलिंग प्राइस का मतलब होता है फिक्स प्राइस ऑफर्ड बाय द एक्वायर फॉर डीलिस्टिंग अंडर द फिक्स प्राइस प्रोसेस। क्लियर विद दिस और नो? अब ये फिक्स प्राइस कौन सी होती है, फिक्स प्राइस कौन सी हो सकती है? तो ये सब दिख रहा है तुमको, ये सब, राइट, यही थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट, विच इज कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड प्राइस। कैलकुलेशन ऑफ क्या? फ्लोर प्राइस। कैलकुलेशन ऑफ फ्लोर प्राइस के बेसिस पे ही तुम्हारी फिक्स प्राइस निकलने वाली है। तो फ्लोर प्राइस तुम कैसे कैलकुलेट करोगे? नॉर्मली हम फ्लोर प्राइस एकदम इजीली कैलकुलेट करते थे, इट वाज एज पर क्या? रेगुलेशन 8 ऑफ टेक ओवर। अभी इन्होंने रेगुलेशन 8 ऑफ टेक ओवर को स्पेसिफाई कर दिया है। पहले प्रोफेशनल में आता था रेगुलेशन 8 ऑफ टेक ओवर, एग्जीक्यूटिव में रेगुलेशन 8 ऑफ टेक ओवर है ही नहीं। बट अभी बिकॉज इन्होंने ये निकाला है फिक्स प्राइस मेथड, जिसमें तुम्हारी फ्लोर प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो उन्होंने बोला है फ्लोर प्राइस तुम कैसे करोगे? तो दिस इज बेसिकली रेगुलेशन 8 ऑफ टेक ओवर ओनली, राइट, जिसमें क्या बोला गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय योर फ्लोर प्राइस? व्हाट डू यू मीन बाय योर क्या? फ्लोर प्राइस। फ्लोर प्राइस विल बी हाईएस्ट ऑफ द फॉलोइंग फोर। हाईएस्ट ऑफ द क्या? फॉलोइंग फोर। अभी हाईएस्ट ऑफ द फॉलोइंग फोर मतलब क्या? VWAP of the preceding 52 weeks, highest price paid for acquisition in the 52 weeks before the reference date, ये नहीं है, इसका आएगा, इसको हम निकालेंगे क्या? वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। इसको हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस फॉर एक्विजिशन इन द प्रीसीडिंग 52 वीक्स। मतलब प्रीसीडिंग 52 वीक्स का मतलब बेसिकली, इसको मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं, ध्यान से सुनो। कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ फ्लोर प्राइस, राइट। तो उन्होंने बोला सबसे पहले आप निकालोगे क्या? वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ ऑल द एक्विजिशंस, ऑब्वियसली मेड बाय द पर्सन हु वांट्स टू डू डीलिस्टिंग, उसको हम अक्वायरर ही बोलेंगे। सो VWAP ऑफ ऑल द एक्विजिशंस डन बाय द अक्वायरर इन द प्रीसीडिंग 52 वीक्स। मतलब कि अगर प्रीसीडिंग 52 वीक्स में उसने, मान लेते पहले 100 शेयर्स खरीदा 200 रुपए में, फिर उसने 200 शेयर्स खरीदा 205 रुपीज में, फिर उसने वापस 100 शेयर्स खरीदा लेट्स अज्यूम 190 रुपीज में, राइट। तो ये सब का हम क्या निकालेंगे? वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। नाउ हाउ डू यू रिमूव वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस? तुम ऑब्वियसली यू विल मल्टीप्लाई 100 शेयर्स इंटू 200 प्लस 200 शेयर्स इंटू 205 प्लस 100 shares into 190 divided by 400, डिवाइडेड बाय क्या? 400, जो आ जाएगा 100 प्लस 200 प्लस 100। तो ऐसे तुम क्या निकालोगे? अभी ये तुमको क्या कैलकुलेशन आने वाले पेपर में? नो चांस। पर मैं तुमको दिखा रहा था व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड क्या? वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ये तुम्हारा वॉल्यूम था, ये तुम्हारी वेट्स थी, क्योंकि प्राइस अलग थी दोनों में, सब में प्राइस अलग अलग है, एंड यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। इसका जो भी प्राइस आएगा वो एक हो जाएगा। सो इट हैज टू बी हाईएस्ट ऑफ VWAP ऑफ द प्रीसीडिंग टू 52 वीक्स। उसके अलावा हाईएस्ट प्राइस पेड, क्या लिखा है? हाईएस्ट प्राइस पेड फॉर एक्विजिशन इन द लास्ट 26 वीक्स। लास्ट 26 वीक्स में, मतलब लास्ट 6 महीने में जितने भी ट्रांजैक्शन हुए उसमें हाईएस्ट प्राइस। अब ये तीन अगर लास्ट 26 वीक्स में हुए होते तो इसमें हाईएस्ट प्राइस कौन सा होता? 200 रुपए। तो 200 रुपए को भी मैं कंसिडर करता, सॉरी 205 रुपए, उसको भी मैं कंसिडर करता। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? सो VWAP ऑफ प्रीसीडिंग 52 वीक्स बट हाईएस्ट प्राइस पेड इन द प्रीसीडिंग कितना? 26 वीक्स। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है कि नहीं? एक में प्रीसीडिंग 52 वीक्स का तुम एवरेज निकालते हो, पर प्रीसीडिंग 26 वीक्स में तुम सिर्फ हाईएस्ट प्राइस देखते हो, कोई एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके अलावा तुम्हारी एडजस्टेड बुक वैल्यू, एडजस्टेड क्या? बुक वैल्यू। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? राइट, एडजस्टेड बुक वैल्यू, ये तुमको नहीं याद रहेगा तो भी चलेगा, राइट। इट इज कैलकुलेटेड बाय द इंडिपेंडेंट वैल्यूअर। फाइनली आ जाएगा क्या? तुम्हारा वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस। वॉल्यूम वेटेड एवरेज क्या? मार्केट प्राइस। अभी इसमें और फर्स्ट पॉइंट में क्या फर्क है? ध्यान से सुनो। VWAP आप सिर्फ अक्वायरर का निकालते हो कि अक्वायरर ने जो भी ट्रांजैक्शन किया है प्रीसीडिंग 52 वीक्स में। इतना सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? वेयर एज VWAP
मतलब वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस मतलब पिछले 60 ट्रेडिंग डेज में जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए, जितने भी क्या हुए ट्रांजैक्शंस, उसका एवरेज प्राइस, उसका क्या एवरेज प्राइस। अब ये अक्वायरर ने भी किए हो सकते हैं, प्लस बहुत अलग अलग लोग भी करेंगे, तो उसका तुम क्या निकालते हो, वॉल्यूम वेटेड एवरेज क्या मार्केट प्राइस। दैट इज व्हाई व्हेन द वर्ड मार्केट प्राइस इज गिवन, इट इज फॉर transactions done by everybody, whereas where the word volume weighted average price is given, it is only for the transactions done by the acquirer, only for the transactions done by the क्या acquirer। तो चार चीज कौन सी हो गई, एक बार वापस देख लेते हैं। VWAP of the shares acquired by the acquirer in the preceding कितना 52 weeks, इतना याद रहेगा। highest price paid of the shares acquired by the acquirer in the preceding कितना 26 weeks, ये भी याद हो ही जाएगा तुम लोग को। फाइनली थर्ड पॉइंट क्या बोलता है यार, थर्ड पॉइंट बोलता है adjusted book value, और फोर्थ पॉइंट ये बोलता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ द प्रीसीडिंग कितना 60 ट्रेडिंग डेज। अब ये कब पॉइंट होता है, फोर्थ पॉइंट इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ क्या फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स। फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स का मीनिंग भी तुमको पता ही है, जो शेयर्स अगर 10% या उससे ज्यादा शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं इन द प्रीसीडिंग 1 ईयर, तो उसको हम बोलते हैं क्या फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स। तो मैंने क्या बोला, वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ द प्रीसीडिंग 60 ट्रेडिंग क्या डेज। ये चार में से विच एवर इज क्या हायर, ये क्या बन जाएगी तुम्हारी फ्लोर प्राइस, ये क्या बन जाएगी तुम्हारी फ्लोर प्राइस। सो दिस इज समथिंग दैट कैन डेफिनेटली कम। हाँ, अब बोला गया कि अगर तुम्हारे शेयर्स इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है तो यार उसमें क्या इट इज एज डिटरमाइंड बाय इंडिपेंडेंट वैल्यूअर, एज डिटरमाइंड बाय क्या इंडिपेंडेंट वैल्यूअर, वो जाने दो, राइट। बट दिस इज समथिंग दैट कैन डेफिनेटली कम इन योर पेपर। इट इज what do you mean by the word floor price and what are the basis of calculations of क्या floor price, ये तुमको definitely पढ़ना चाहिए। This is something that I expect for minimum कितना 5 marks। ये चारों के चारों पॉइंट्स इतना सबको याद रहेगा कि नहीं यार, क्लियर। हाँ, इधर सिर्फ हाईएस्ट प्राइस पेड के बदले क्या लिख देना, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। जब तक मैं शीट अपलोड कराऊंगा आई थिंक मैं ये चेंज करके दे ही दूंगा, तो तुम लोग को इतना कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर है कि नहीं यार ये। नाउ what else is given, फाइनली ये बोला गया है कि यार हाँ अभी क्या बोला गया है, या लेट्स लुक एट द डिस्कवर्ड प्राइस का रेगुलेशंस। इस पे भी आऊंगा मैं वापस, पहले हम लोग इसकी बात कर लेते हैं, राइट। फिक्स्ड डीलिस्टिंग प्राइस मेथड में ये बोला गया है कि फिक्स्ड डीलिस्टिंग प्राइस होगी हैज टू बी मिनिमम 15% हायर, 15% क्या हायर देन द फ्लोर प्राइस, हायर देन द क्या फ्लोर प्राइस। पहले इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब कि ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर मेरी फ्लोर प्राइस 100 रुपए आती है, फ्लोर प्राइस कितनी आती है 100 रुपए, जो मैं इतनी मेहनत से कैलकुलेट करूंगा ये सारी चीजें देख के, राइट। अगर मेरी फ्लोर प्राइस 100 रुपए आती है तो यार मेरी मिनिमम फिक्स प्राइस कितनी होगी 115 रुपए। मिनिमम फिक्स प्राइस कितनी होगी 115 रुपए। जैसे मैंने लिखा हुआ है फ्लोर प्राइस दैट इज कैलकुलेटेड एज पर रेगुलेशन 19A। क्लियर है कि नहीं। फिक्स प्राइस मेथड तभी अलाउड होगा, फिक्स प्राइस मेथड तभी अलाउड होगा इफ योर शेयर्स आर क्या फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड, इफ योर शेयर्स आर क्या फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड। अगर तुम्हारे शेयर्स फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड नहीं है तो तुमको ओरिजिनल डिस्कवर्ड प्राइस मेथड से ही जाना पड़ेगा, तुम फिक्स प्राइस मेथड से जा नहीं सकते, तुम फिक्स प्राइस मेथड से जा नहीं सकते। इतना सबको समझ में आ रहा है कि नहीं यार, क्लियर। नाउ हैविंग सेड दैट, ये भी बोला गया है राइट, फिक्स प्राइस मेथड में आपका कब डीलिस्टिंग सक्सेसफुल गिना जाएगा, इफ यू रीच एटलीस्ट 90%, एटलीस्ट कितना 90% ऑफ द पोस्ट ऑफर शेयर होल्डिंग। पोस्ट ऑफर क्या शेयर होल्डिंग, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं यार। अगर आपका पोस्ट ऑफर शेयर होल्डिंग मतलब मेरे पास पब्लिक के ऑफर देने के बाद एटलीस्ट 90% शेयर्स आने चाहिए। अगर 90% शेयर्स आ ही नहीं रहे तो मेरा डीलिस्टिंग सक्सेसफुल नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इसमें मैं पब्लिक के साथ ज्यादा नेगोशिएट भी नहीं कर सकता। मैंने उनको एक प्राइस दिया हुआ है, उन्होंने एक्सेप्ट किया तो वो शेयर्स मेरे पास आ जाएंगे, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया तो वो शेयर्स मेरे पास आएंगे नहीं। अब आप कब एक काउंटर ऑफर दे सकते हो, आप अब कब क्या दे सकते हो, एक काउंटर ऑफर, राइट।
जनरली आप काउंटर ऑफर तभी दे सकते हो, राइट, ये रिवर्स बुक बिल्डिंग मेथड की बात की गई है। रिवर्स बुक बिल्डिंग मेथड में आप काउंटर ऑफर तभी दे सकते हो अगर आपको मिनिमम 75% मिला है तो। अगर आपको 75% मिला ही नहीं है ना, तो मतलब किसी को डीलिस्टिंग में इंटरेस्ट ही नहीं है, आप डीलिस्टिंग करो ही मत। समझ में आ रहा है कि नहीं? बट अगर ऐसा है कि आपको मिनिमम 90 चाहिए था, मिनिमम कितना चाहिए था 90%, पर आपको मिला कितना 75%, कितना मिला 75%, तो आप काउंटर ऑफर दे सकते हो, प्रोवाइडेड ये 75% में से एटलीस्ट 50% पब्लिक शेयर होल्डर्स, एटलीस्ट कितना 50% पब्लिक शेयर होल्डर्स आर टेंडर देयर शेयर्स। अगर 50% पब्लिक शेयर होल्डर्स ने शेयर्स टेंडर नहीं किया था तो आपका ये ऑफर सक्सेसफुल गिना जाएगा नहीं। फॉर एग्जांपल, लेट मी पुट दिस केयरफुली। देखो, मान लेते हैं एक कंपनी है, एक कंपनी है जिसमें प्रमोटर के पास कितना है 60%, प्रमोटर के पास कितना है 60%, और पब्लिक के पास कितना है 40%, पब्लिक के पास कितना है 40%। इतना सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रमोटर के पास कितना है 60%, पब्लिक के पास कितना है 40%, इतना याद रहेगा। अब मैं तुमको क्या बोल रहा हूं कि ओवरऑल तुमको डीलिस्टिंग सक्सेसफुल करने के लिए कोई भी मेथड में, फिक्स प्राइस मेथड में भी और रिवर्स बुक बिल्डिंग मेथड में भी, तुमको मिनिमम कितना चाहिए, पोस्ट डीलिस्टिंग 90% चाहिए। कितना चाहिए? मिनिमम 90% चाहिए पोस्ट डीलिस्टिंग। इतना याद रहेगा। पोस्ट डीलिस्टिंग तुमको कितना चाहिए? मिनिमम 90%। इसमें किसी को कोई भी डाउट? अब तुम लोग बोलोगे कि यार अगर, हाँ, और ये बोला गया है कि काउंटर ऑफर देने के लिए, काउंटर ऑफर देने के लिए, राइट, मुझे बस मिनिमम कितना आना चाहिए 75%। अगर मिनिमम 75 नहीं आया तो काउंटर गिना ही नहीं जाएगा। हैविंग सेड दैट, इसमें एक सब क्लॉज है कि यार मिनिमम 75 में से एटलीस्ट 50% public shareholders should have tendered their shares. At least 50% public shareholders should have tendered their shares. इतना सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या होता है? अब सिचुएशन 1 देखो, प्रमोटर का तो 60 है ही मेरे पास, क्योंकि वो ही है जो अक्वायर करना चाहिए, वो कंपनी को डीलिस्ट करना चाहता है, करेक्ट। सिचुएशन 1, प्रमोटर का 60 है। मान लेते हैं पब्लिक से मुझे कितना आ गया 30, पब्लिक में 30 ने बोला यस, 10 ने बोला नो, मेरे पास कितना आ गया 90%। मैं डीलिस्टिंग कर सकता हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं? सेकंड सिचुएशन, 60 था मेरे पास, वो तो है ही मेरे पास, पब्लिक से मुझे 15 आया यस, 25 आया नो, 25 आया क्या? नो। मेरे पास कितना आ गया 75%, कितना आ गया 75%। मैं इधर काउंटर ऑफर भी नहीं दे सकता, डीलिस्टिंग तो कर ही नहीं सकता, काउंटर ऑफर भी नहीं दे सकता। काउंटर ऑफर भी क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि पब्लिक के 40% में से क्या 50% ने हाँ बोला? नहीं। आउट ऑफ द 40% ऑफ पब्लिक शेयर होल्डर्स, एटलीस्ट 20% शुड हैव टेंडर्ड देयर शेयर्स, क्योंकि 20% ने अगर टेंडर किया होता तो 50% का रेट आ जाता मेरे पास। बट क्या उतने लोगों ने टेंडर किया है? नहीं, सिर्फ 15 ने टेंडर किया है, तो इधर मैं काउंटर ऑफर भी दे नहीं सकता। पर अगर मैं सिचुएशन 3 की बात करूं, सिचुएशन 3 मान के चलते, वापस प्रमोटर का 60% तो है ही मेरे पास, प्रमोटर का कितना है 60% तो है ही मेरे पास, और पब्लिक का मेरे पास कितना है? इस बार पब्लिक का 20% मेरे पास आया। पब्लिक का कितना आया मेरे पास? 20% मेरे पास आ गया। इतना सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? पब्लिक का 20% मेरे पास आ गया, तो 20% आया तो 20% नहीं भी आया, इधर यस आया, इधर क्या आया? नो। मेरे पास 80% आ गया। इज इट मोर देन 75? यस। तो मैं काउंटर ऑफर तो दे सकता हूं, प्रोवाइडेड एटलीस्ट 50% भी पब्लिक से तो आया ही है ना यार, सो मैं काउंटर ऑफर दे सकता हूं। इतना सबको समझ में आ रहा है कि नहीं यार? तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप काउंटर ऑफर कब दे सकते हो। This is again something that is very very important. Clear? Next, counter offer should be made within 2 working days of bidding period's closure. Bidding period जैसे ही खत्म होता है उसके 2 days के अंदर आपको counter offer करना पड़ता है। Counter offer price should be higher than indicative price. अगर आपने indicative price दी थी तो उससे higher ही करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर अगर वही price पे करना होता तो as it is accept हो गया होता। And has to be higher than the volume weighted average price of the shares that are tendered. It has to be higher than the VWAP of the shares that are tendered. जितने भी शेयर्स आए थे उसका वापस आप वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस
प्राइस निकालोगे, एन इंडिकेटिव प्राइस अगर आपने दी थी तो उससे काउंटर ऑफर प्राइस शुड बी मिनिमम इक्वल टू और हायर देन दैट। इतना सबको समझ में आ रहा है कि नहीं यार? क्लियर? फाइनली VWAP calculated on all tendered shares if post offer holding is greater than 90% and up to 90% shares if the post share holding is below than कितना 90%। ये तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे काम का नहीं है ये, राइट? एक्सप्लेनेशन टू 22.5 इतना कुछ रेलेवेंट नहीं है, तुम लोग इधर तक भी याद रख लोगे मोर देन इनफ है, राइट? एंड अभी ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, तो इसको 2-3 बार आपको आराम से पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं यार? एक बार वापस मैं दिखा देता हूं मैं। हाँ, रही बात ये इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट की, ये भी तुमको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट? ये कब कौन से डेट पे करना होता है यार, ये बोला गया है यार अगर तुम फ्लोर प्राइस मेथड से, अरे क्या बोलते हो, फिक्स प्राइस मेथड से जा रहे हो, तो इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट मेड बिफोर क्लोजर ऑफ मार्केट आवर्स, देखो वी हैव टू कैलकुलेट ऑल ऑफ दिस फ्रॉम द रेफरेंस डेट, राइट? रेफरेंस डेट का मतलब होता है ये वाला पार्ट जो इधर दिया हुआ है, तो एक बार एक्चुअली पढ़ ही लेते हैं ये, चलो तुम लोग के लिए मैं बता देता हूँ, ये सिंपल सा ही है। देखो रेफरेंस डेट कौन सी गिनी जाएगी, रेफरेंस डेट कौन सी गिनी जाएगी? जनरली रेफरेंस डेट होती है, जनरली रेफरेंस डेट जहां से तुम 52 वीक्स 26 वीक्स ये सब कैलकुलेट करोगे, राइट? ये जनरली होती है इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट की डेट। कौन सी डेट होती है? तुम्हारे फर्स्ट स्टेप इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट की डेट। अगर तुमको डीलिस्टिंग का प्रोसीजर याद हो तो फर्स्ट स्टेप हमेशा क्या होता है? इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट, करेक्ट? तो यार अगर इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट बिफोर मार्केट आवर्स हुए, मतलब 9:15 to 3:30 के पहले बीच में हो गई है, तो इट हैज टू बी डेट ऑफ इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट बी योर रेफरेंस डेट। क्लियर? जो डेट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट है वही तुम्हारी रेफरेंस डेट बन जाएगी। पर अगर इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट आफ्टर मार्केट आवर्स हुई है या फिर एक नॉन ट्रेडिंग डे पे हुई है, आफ्टर मार्केट आवर्स पे हुई है फिर नॉन ट्रेडिंग डे पे, तो फिर नेक्स्ट ट्रेडिंग डे क्या बन जाएगा तुम्हारा? डेट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट। मतलब कि अगर मैंने मंडे को बिटवीन 9:15 to 3:30 मैंने क्या कर दिया? पब्लिक अनाउंसमेंट किया, तो मंडे ही मेरा क्या बन जाएगा? रेफरेंस डेट। और अगर मैंने ये 3:30 के बाद किया, मान लेते 4 o'clock को किया, तो ट्यूसडे मेरा क्या बन जाएगा? रेफरेंस डेट, प्रोवाइडेड ये दोनों क्या है? वर्किंग डेज है, मतलब कोई भी हॉलीडे आया नहीं है। अब रेफरेंस डेट क्यों इंपॉर्टेंट है? ये कैलकुलेट करने के लिए। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसमें आपको क्या क्या याद रखना है इस बार मैं आपको एक बार थोड़ा वापस शॉर्ट में बता देता हूँ, देन वील गो टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ डीलिस्टिंग। डीलिस्टिंग ही थोड़ा इंपॉर्टेंट है, विच इज उसमें मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, ध्यान से सुनो। सबसे पहले क्या बोला गया है? सबसे पहले बोला गया है कि यार अभी एक फिक्स प्राइस मेथड आ गई है, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या आ गई है? एक फिक्स प्राइस मेथड। अब फिक्स प्राइस मेथड क्या होनी चाहिए? इट शुड बी एटलीस्ट 15% हायर, एटलीस्ट कितना? 15% हायर देन फ्लोर प्राइस, देन क्या? फ्लोर प्राइस, करेक्ट? तो ये फ्लोर प्राइस को तुम कैसे निकालते थे? फ्लोर प्राइस को निकालने के लिए तुमको लेना पड़ता था VWAP, पहले तो VWAP ऑफ प्रीसीडिंग कितना? 52 वीक्स, शेयर्स अक्वायर्ड बाय द अक्वायरर इन द प्रीसीडिंग 52 वीक्स का VWAP, हाईएस्ट प्राइस पेड ऑफ द शेयर्स अक्वायर्ड बाय द अक्वायरर इन द 26 वीक्स। इतना याद रहेगा कि नहीं? हाईएस्ट प्राइस पेड ऑफ द 26 वीक्स। एडजस्टेड बुक वैल्यू, ये नहीं याद रहेगा तो भी चलेगा, एज डिटरमाइंड बाय एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर। एंड फोर्थ, हम लोग से फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड की बात करते हैं, तो फोर्थ क्या हो जाएगा? VWAP। क्या हो जाएगा? VWAP। VWAP ऑफ द क्या? प्रीसीडिंग 60 ट्रेडिंग डेज। ये सब कौन सी डेट से हम देखेंगे? रेफरेंस डेट से। इतना सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर? VWAP और VWAP का डिफरेंस मैं समझा चुका हूँ। फ्लोर प्राइस कैलकुलेट करने के बाद थोड़े बहुत हमने कंडीशंस देख लिए किसके? फिक्स प्राइस के। तो फिक्स प्राइस मेथड कब एप्लीकेबल है? ये तभी एप्लीकेबल है जब तुम्हारे शेयर्स क्या है? फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड। तुम्हारे शेयर्स क्या है? फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड। इतना याद रहेगा? चलो ग्रेट। इसके अलावा और क्या बोला गया है? क्या रेफरेंस डेट कौन सी डेट होगी? अगर तुमने इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट कर दी मार्केट आवर्स के अंदर, तो फिर इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट की डेट। अगर तुमने ये इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट की आफ्टर मार्केट आवर्स या फिर ऑन अ नॉन ट्रेडिंग डे, तो इट विल बी द नेक्स्ट ट्रेडिंग डे। इतना याद रहेगा कि नहीं? ये हो जाएगा तुम्हारा सेकंड पार्ट, याद रखने लायक। फाइनली ये बोला गया है कि यार डीलिस्टिंग सक्सेसफुल कब गिना जाएगा? अगर फिक्स प्राइस मेथड से जा रहे हो भी, इफ यू हैव अक्वायर्ड एटलीस्ट 90% ऑफ द टोटल पोस्ट इश्यू शेयर होल्डिंग।
अगर तुमने एटलीस्ट 90% पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग अक्वायर कर लिया है तो ही तुम्हारा डी लिस्टिंग सक्सेसफुल गिना जाएगा। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके अलावा और एक चीज ये भी बोली गई है, और एक चीज, हाँ फाइनली और एक चीज ये भी बोली गई है कि यार आप काउंटर ऑफर कब दे सकते हो, अगर तुमको एटलीस्ट कितने मिले हैं, 75% ऑफ द टोटल शेयर्स मिले हैं, उसमें से भी पब्लिक के शेयर्स में से मिनिमम 50% तुमको आए हैं, तो ही तुम काउंटर ऑफर दे सकते हो। और काउंटर ऑफर प्राइस शुड बी हायर देन और इक्वल, हायर और क्या, इक्वल टू VWAP ऑफ द शेयर्स दैट आर ट्रेडेड, VWAP ऑफ द शेयर्स दैट आर क्या ट्रेडेड, एंड इंडिकेटिव प्राइस। दोनों में से जो भी हायर है उसका हायर और इक्वल होना चाहिए तुम्हारा क्या, काउंटर ऑफर का क्या प्राइस। एंड काउंटर ऑफर आपको कब तक कर देना है, विद इन कितना, 2 days, विद इन कितना, 2 days ऑफ क्लोजर ऑफ योर इश्यू, विद इन 2 days ऑफ योर क्लोजर ऑफ योर इश्यू। इतना याद रहेगा कि नहीं? इतना तुमने याद रख लिया तो तुम्हारा ये वाला पार्ट भी इजीली खत्म हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं यार? इससे तुम्हारा पूरा पार्ट विद रिस्पेक्ट टू योर फिक्स प्राइस मेथड जो नया इंट्रोड्यूस हुआ है वो वाला पार्ट खत्म होता है। फटाफट से 2 मिनट के लिए पूरा देख लो ये, राइट? यू कैन यूज द नोट्स और यू कैन ऑल्सो यूज दिस एज अ शॉर्ट फॉर्म। क्लियर है कि नहीं? फटाफट से ये देख लो। ओके, विद दिस बीइंग डन, राइट, हम लोग जाते हैं ऑन आवर सेकंड पार्ट, दैट इज डी लिस्टिंग ऑफ एन इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी। डी लिस्टिंग ऑफ अ क्या, इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी। ये भी पूरा उन्होंने नया रेगुलेशन ही ऐड कर दिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। डी लिस्टिंग ऑफ एन इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी। अभी इसमें क्या दिया हुआ है पहले तो समझ लेते कि यार एक इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी क्या होता है। अ कंपनी दैट इज, जिसका मेन बिजनेस क्या होता है, इन्वेस्टमेंट्स इन लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनीज एंड अदर नॉन ऑपरेशनल एसेट्स। अभी वो नॉन ऑपरेशनल एसेट्स में तुमको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? हाँ, इतना तुमको उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। तुमको सिर्फ याद रखना है कि एक बेसिकली इन्वेस्टमेंट कंपनी का डेफिनेशन तुमने पढ़ा हुआ ही है, वैसा ही है। अ कंपनी हुज मेन बिजनेस इज टू इन्वेस्ट इन लिस्टेड और अनलिस्टेड सिक्योरिटीज ऑफ अनदर कंपनी, उसको हम क्या बोलते हैं, एक इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी। नाउ अब जब तुम ये डी लिस्टिंग करना चाहते हो इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी का, तो यार पहले तो कौन सी ऐसी डी लिस्ट, कौन सी, हाँ पहले तो तुमको क्या बोला गया है कि यार कौन से क्या बोलते हैं, व्हाट आर द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स टू गेट डी लिस्टेड, कि यार कौन सी कंपनी ऐसी डी लिस्ट हो सकती है थ्रू दिस मेथड। तो यार पहले बोला गया ऐसी इन्वेस्टमेंट कंपनी डी लिस्ट हो सकती है जिसका मिनिमम 75%, मिनिमम कितना, 75% इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है, इट इज इन फेयर वैल्यू, इज इन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड कंपनीज इक्विटी शेयर्स, जिसका मिनिमम 75% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पे है, इन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स। इतना सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? ये कंपनी बिकॉज खुद भी लिस्टेड थी, शुड बी कंप्लाइंग विद LODR रेगुलेशंस, शुड बी कंप्लाइंग विद क्या, LODR रेगुलेशंस। इन्होंने जब शेयर होल्डर्स से अप्रूवल मांगा था टू डी लिस्ट, राइट, तो उसमें एटलीस्ट 2 times votes should be in favor compared to those that are क्या, against, at least 2 times of the votes of the public shareholders। मतलब कि अगर पब्लिक के पास 30% वोट्स है, कितने वोट्स है, 30%, तो उसमें से 20% शुड बी इन फेवर कंपेयर टू दोज दैट आर क्या, अगेंस्ट। मतलब एटलीस्ट डबल वोट्स फेवर में होने चाहिए कंपेयर टू दोज दैट आर क्या, अगेंस्ट। नॉर्मल डी लिस्टिंग जैसा ही, राइट। हाँ, एंटाइटलमेंट रेशियो एंड पर शेयर
consideration should also be included, entitlement ratio and per share ratio should also be included, वो ठीक है in the explanatory statement. हाँ, entitlement ratio कौन कंफर्म करेगा? मर्चेंट बैंकर. कौन कंफर्म करेगा? मर्चेंट बैंकर या फिर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट. क्लियर. फाइनली ये भी बोला गया है कि यार ये शेयर्स जो है अगर इसको आपको डीलिस्ट करना था तो पिछले 3 साल में इसका कोई सस्पेंशन नहीं होना चाहिए था, जो स्मॉल कंपनी का भी क्लॉज है, राइट. कोई भी कंपनी के प्रमोटर्स के अगेंस्ट या कंपनी के अगेंस्ट कोई एडवर्स सेबी ऑर्डर्स नहीं आए. एंड अगर आप एक बार डीलिस्ट कर लेते हो तो 3 साल तक आप वापस रीलिस्ट इसको कर नहीं सकते. इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले इतने पॉइंट्स हम लोग याद रखने की ट्राई करते हैं. बहुत सिंपल से पॉइंट्स है. कौन सी कंपनी एलिजिबल है? एक इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी जो एलिजिबल है, जो डीलिस्ट होना चाहती है, ये मेथड से अंडर रेगुलेशन 38. वो कब डीलिस्ट हो सकती है? राइट. सबसे पहले ये बोला गया कि उसका मिनिमम 75% इन्वेस्टमेंट शुड बी इन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स. Clear with this or no? Secondly, ये बोला गया it should be complying with LODR regulations, should not have been suspended in the preceding 3 years, no relisting for a period of 3 years after it gets listed. Clear with this or no? No adverse SEBI orders against the company or any of its promoters in the preceding 3 years. इतना पहले याद हो जाएगा. फिर बोला गया कि entitlement ratio डिटरमाइन करेगा एक चार्टर्ड अकाउंट और एक मर्चेंट बैंकर और मर्चेंट बैंकर, और इसको आपको ऑफर डॉक्यूमेंट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा आपकी एंड फाइन आपकी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा जो शेयर होल्डर के पास जाएगी. एंड शेयर होल्डर्स में एटलीस्ट 2 times द वोट्स ऑफ द पब्लिक shareholders should be in favor compared to those that are क्या against. पहले इतना याद हो जाएगा कि नहीं? फाइनली एक जॉइंट रिपोर्ट आप लेके आओगे फ्रॉम 2 इंडिपेंडेंट registered valuers which will include 60 days का VWAMP for frequently traded shares and fair value अगर तुम्हारे unlisted या इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स है. मतलब कि मुझे मेरी कंपनी का वैल्यू जानना है तो जो मेरे फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स थे, मैंने जो लिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्ट किया था जो फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड थे, उसका मैं 60 डेज का वीवैम्प निकालूंगा, राइट. और अगर जो मेरे को अनलिस्टेड या इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स थे तो उसका फेयर वैल्यू निकालेंगे कौन? ये जो जॉइंट रिपोर्ट बाय 2 इंडिपेंडेंट रजिस्टर्ड क्या वैल्यूअर्स. इतना सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर अ इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी दैट वांट्स टू गेट क्या डीलिस्टेड. अगर एक इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी को डीलिस्ट होना है तो उसको क्या क्या याद रखना पड़ेगा. इतना पहले सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर. अभी थोड़े बहुत इसके अदर मिसलेनियस पॉइंट्स पे ध्यान दे देते हैं और पूरा प्रोसीजर का पार्ट भी इसमें ही दिया हुआ है. क्या बोला गया है कि यार ये वाला पॉइंट पूरा अप्लाई ही नहीं करेगा अगर डीलिस्टिंग हो रहा है थ्रू अ कोर्ट अप्रूव्ड स्कीम. ये तो तुमने सुना ही है, एनसीएलटी अप्रूव्ड कोई कोर्ट या ट्रिब्यूनल स्कीम के थ्रू अगर ये डीलिस्टिंग हो रहा है तो आपके ये रेगुलेशंस अप्लाई होंगे नहीं. क्लियर. कंपनी ट्रांसफर्स लिस्टेड शेयर्स टू द पब्लिक शेयर होल्डर्स इन प्रपोर्शन ऑफ देयर शेयर होल्डिंग. इसमें क्या होगा ना, जो शेयर्स तुम होल्ड कर रहे थे, लिस्टेड शेयर्स जो तुम होल्ड कर रहे थे, वो तुम किसको ट्रांसफर कर दोगे? वो तुम ट्रांसफर कर दोगे अपने पब्लिक शेयर होल्डर्स को. फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये कंपनी है, मान लेते हैं ये कंपनी है एबीसी इन्वेस्टमेंट कंपनी. इसके थोड़े पब्लिक शेयर होल्डर्स हैं, राइट. इन्होंने क्या किया है? रिलायंस में भी इन्वेस्ट किया है, टाटा में भी इन्वेस्ट किया है, राइट. विप्रो में भी इन्वेस्ट किया है, क्योंकि इनका काम ही इन्वेस्ट करना है. करेक्ट और नॉट करेक्ट? तो यार इन्होंने क्या बोला है कि यार ये जो रिलायंस और टाटा और विप्रो के शेयर्स है ना, यही शेयर्स तुम किसको दे दोगे? पब्लिक शेयर होल्डर्स को. यही शेयर्स तुम अपने किसको दे दोगे? अपने पब्लिक शेयर होल्डर्स को. समझ में आ रहा है कि नहीं यार? ये इधर दिया हुआ है. कंपनी ट्रांसफर्स इट्स लिस्टेड शेयर्स टू द पब्लिक क्या शेयर होल्डर्स इन प्रपोर्शन ऑफ देयर क्या शेयर होल्डिंग. क्लियर है कि नहीं यार? जो अनलिस्टेड शेयर्स है उसके लिए आप ये शेयर्स नहीं दोगे. अनलिस्टेड शेयर्स के लिए, अनलिस्टेड शेयर्स के लिए तुम क्या दे दोगे? कैश. तुम क्या दे दोगे? कैश. तुम उसमें शेयर्स नहीं दोगे. लिस्टेड शेयर्स में तुमने शेयर्स दे दिया, अनलिस्टेड शेयर्स में तुम क्या दे दोगे? कैश. क्लियर विद दिस और नो? फाइनली पब्लिक शेयर होल्डिंग एक्सटिंग्विश्ड अंडर अ सिलेक्टिव कैपिटल रिडक्शन स्कीम, वो ठीक है, इतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है वो पॉइंट को, राइट. कैपिटल रिडक्शन तुम्हारे काम का नहीं है, एटलीस्ट इन सेबी. फाइनली एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज फॉर डीलिस्टिंग आफ्टर कंप्लीटिंग ट्रांसफर्स एंड पेमेंट्स. स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेशन करोगे आफ्टर कंप्लीटिंग योर ट्रांसफर एंड पेमेंट्स. तो इसमें क्या बोला गया है, राइट. इसमें 3-4 पॉइंट आपको याद रखना है. मेनली मुझे आपको तो यही याद रखवाना है कि अगर आपने लिस्टेड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया है तो वही लिस्टेड सिक्योरिटीज आपके पब्लिक शेयर होल्डर्स को चली जाएगी. अगर आपने अनलिस्टेड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया है, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज में, तो वो कैश चले जाएगा पब्लिक शेयर होल्डर्स को, राइट. एंड डीलिस्टिंग कंप्लीट होने के बाद विद इन 2 डेज, विद इन कितना? 2 डेज आपको एप्लीकेशन कर देना है स्टॉक एक्सचेंज को. पहले याद हो जाएगा. ये एक पार्ट है आंसर का.
एंड दूसरा पार्ट है कि कौन सी इन्वेस्टमेंट कंपनीज है जो ये डीलिस्टिंग प्रोसीजर यूज कर। हाँ, एक पॉइंट ये है कि अगर आप ये पूरे कोई कोर्ट या ट्रिब्यूनल के स्कीम के थ्रू जा रहे हो तो आपको कोई भी क्लॉज फॉलो करने की जरूरत नहीं है। फाइनली दूसरा पार्ट आंसर का ये है कि यार कौन सी ऐसी कंपनीज है, कौन सी ऐसी क्या इन्वेस्टमेंट लिस्टेड कंपनीज है जो ऐसा कर सकती है जिसका मिनिमम 75% इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होगा, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स में होगा, राइट। पहला पॉइंट ये हो जाएगा, मिनिमम 75% इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होगा, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स में। फिर थोड़े बहुत कंप्लायंसेस, सस्पेंड नहीं हुआ पिछले 3 साल में, कंपनी के प्रमोटर्स के अगेंस्ट कोई भी एडवर्स सेबी ऑर्डर्स नहीं आए, तुम LODR से कंप्लाई कर रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब तुमने एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में मर्चेंट बैंकर के थ्रू अप्रूव्ड एक मर्चेंट बैंक का चार्टर्ड अकाउंटेंट अप्रूव्ड एक एंटाइटलमेंट रेशियो भी दिया है, राइट। एटलीस्ट 2 times द वोट्स ऑफ द पब्लिक शेयर होल्डर्स आर इन फेवर कंपेयर टू दोस दैट आर क्या अगेंस्ट। एंड एक बार तुम अगर डीलिस्ट हो गए तो अगले 3 साल तक वापस रीलिस्ट हो नहीं सकते। तो ये इन्वेस्टमेंट कंपनी का भी पूरा क्लॉज आपको अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा, राइट। ये 2 आंसर एकदम अच्छे से पढ़ के जाओ, फॉर मी दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। 99% डीलिस्टिंग में से अगर क्वेश्चन आया तो इसमें सही आएगा। क्लियर है कि नहीं यार, इतना कुछ टाइम नहीं लगेगा। हाँ, फाइनली ये 2 चीज मेरी कहनी रह गई थी। अगर आप ये जा रहे हो कोई, अगर आप जो आपको आउटकम देना होता है बिडिंग पीरियड का, राइट, अगर आप रिवर्स बुक बिल्डिंग मेथड के थ्रू जा रहे हो या फिक्स प्राइस मेथड के थ्रू जा रहे हो, आपको आउटकम देना पड़ता है विद इन 2 hours ऑफ द बिडिंग पीरियड्स का क्या क्लोजर। बिडिंग पीरियड जैसे ही खत्म होता है उसके 2 hour में आपको आउटकम दे देना है, वेदर इट्स बीन सक्सेसफुल, वेदर यू आर गिविंग अ काउंटर ऑफर और वेदर इट हैज क्या फेल्ड। क्लियर है कि नहीं। एंड इन केस ऑफ एस्क्रो अकाउंट में फिक्स प्राइस मेथड में कितना जाएगा, टोटल कंसिडरेशन पेएबल इनटू क्या, फिक्स प्राइस। पूरा का पूरा पैसा कहां पे आप डालोगे, पहले एस्क्रो अकाउंट में। बुक बिल्डिंग मेथड में नहीं होता था, स्टार्टिंग में आप पहले 25% ही डालते थे, बाकी का 75% आप डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट करते थे तब डालते थे। क्लियर है कि नहीं आ रही है। पर इधर ऐसा नहीं है, इधर जितना भी पैसा है तुम्हारा पूरा का पूरा टोटल कंसिडरेशन पेएबल इनटू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फिक्स प्राइस, राइट। टोटल नंबर ऑफ कंसिडरेशन शैल बी नंबर ऑफ शेयर्स इनटू क्या, फिक्स प्राइस। तो डी लिस्टिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से पढ़ के जाना, इधर इससे तुम्हारा काफी वाला काम खत्म हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं आ रहा, राइट। ये खत्म करने के बाद फाइनली हम जा सकते हैं किस पे, पहले हम जाते हैं IFSCA पे एंड फाइनली फिर हम लोग LODR कर लेते हैं। क्लियर है कि नहीं यार, राइट। सो नाउ IFSCA में है ना, इतना सब कुछ मैंने भले थोड़ा इतना बड़ा बड़ा दिया है, राइट, पूरे एक पूरा पेज दे दिया है, बट एक्चुअली इतना कुछ चेंज नहीं हुआ है, राइट। प्लस तुम्हारी शीट में तो बहुत कम अमेंडमेंट्स दिया था, मैंने 2-3 चीज ऐड की है जो बहुत एप्लीकेबल है, पर इंस्टीट्यूट ने चेंज नहीं किया। पर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इंस्टीट्यूट इस पर क्वेश्चन पूछ सकती है। अगर तुमको IFSCA में IPO के क्राइटेरिया याद हो तो ये बोला गया था कि अगर प्रीसीडिंग 1 year में तुम्हारा रेवेन्यू 20 million है तो चलेगा। अभी उसमें उन्होंने एक एक्स्ट्रा चीज ऐड कर दी है कि अगर प्रीसीडिंग 1 year में तुम्हारा रेवेन्यू 20 million है तो भी चलेगा, या फिर पिछले 3 साल का अगर एवरेज भी 20 million है ना तो भी चलेगा। अगर प्रीसीडिंग 1 year का रेवेन्यू 20 million है तो भी चलेगा, राइट। एंड अगर पिछले 3 साल का एवरेज भी 20 million है तो भी क्या चलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब कि इधर लास्ट ईयर में 20 million, या फिर अगर ऐसा कुछ है थर्ड लास्ट ईयर में 60 million, राइट, फोर्थ लास्ट ईयर सेकंड लास्ट ईयर में 20 million और लास्ट ईयर में 10 million, तो इसमें मेरा एवरेज कितना होगा, 90 million डिवाइड बाय 3 विद 60 प्लस 20 80 प्लस 10 90 million डिवाइड बाय 3 जो कितना हो जाएगा 20 million। तो पिछले 3 साल में अगर एवरेज भी 20 million है तो भी चलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये जो मैंने बोल्ड में लिखा है वो ऐड किया है। सिमिलरली पहले ऐसा बोला गया था कि पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट एटलीस्ट 1 million होना चाहिए था, पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट एटलीस्ट 1 million होना चाहिए था। अब बोला है कि अगर लास्ट 1 year में भी अगर तुम्हारा 1 million का प्रॉफिट है ना तो चलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये दोनों क्लॉजेस को उन्होंने बहुत एकदम स्ट्रीमलाइन कर दिया है कि इधर पिछले साल में या 3 साल का एवरेज रेवेन्यू 20 million होना चाहिए, या फिर पिछले साल का प्रॉफिट 1 million होना चाहिए, या फिर प्रीसीडिंग 3 years का एवरेज कितना होना चाहिए 1 million। इतना सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये भी मैंने क्लास में करवा ही दिया था। सिमिलरली अगर तुम्हारा पोस्ट इश्यू मार्केट कैपिटलाइजेशन, तुम्हारा क्या पोस्ट इश्यू मार्केट कैपिटलाइजेशन एटलीस्ट $25 million है, कितना है एटलीस्ट USD कितना 25 million। इफ योर पोस्ट इश्यू मार्केट कैपिटलाइजेशन इज एटलीस्ट $25 million तो भी चलेगा, तो भी क्या चलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं यार। लास्ट वाला पॉइंट तो सेम का सेम ही है। क्लियर। SPAC का पॉइंट भी मैंने आपको समझा दिया था, मिनिमम ऑफर साइज 50 million सेम का सेम ही है। चेंज इधर हुआ है कि ये एक्स्ट्रा पॉइंट उन्होंने ऐड किया है कि स्पॉन्सर को भी मिनिमम कितना होल्ड करना पड़ेगा 15% एंड मैक्सिमम कितना 20%। अभी SPAC में मिनिमम एप्लीकेशन साइज में भी चेंज है, ये भी मैं क्लास में करवा चुका हूं। पहले 2,50,000 होता था, राइट, अभी उन्होंने कर दिया मिनिमम एप्लीकेशन साइज कितना होगा 1 लाख। मिनिमम एप्लीकेशन साइज कितना होगा 1 लाख। इतना सबको समझ में आ रहा है कि नहीं यार, राइट। अगेन वेरी वेरी सिंपल। क्लियर विद दिस और नो,
राइट अभी ये जो कमर्शियल पेपर्स का पार्ट है, राइट आपकी बुक में बहुत छोटा छोटा दिया हुआ है, क्लियर, इट इज गिवन वेरी वेरी स्मॉल, राइट और आपकी अमेंडमेंट शीट में भी कुछ इतना खास नहीं दिया हुआ है, राइट बट मैं चाहता हूं कि तुम लोग ये पढ़ के जाओ, क्योंकि इंस्टीट्यूट का है ना पॉसिबिलिटी फुल है कि आपको, जैसे इन्होंने लास्ट अटेम्प्ट में रीसबमिशन का क्वेश्चन पूछ लिया था, इवन तो रीसबमिशन उन्होंने अमेंडमेंट्स में नहीं दिया था, तो इस बार मुझे ऐसा लगता है कि कमर्शियल पेपर अगर तुमने एक पढ़ लिया तो तुमको ऑटोमेटिक दूसरा आ ही जाएगा, इसका क्वेश्चन भी आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, क्लियर है कि नहीं यार। सो आई विल रिकमेंड कि आप एक बार इसको अच्छे से रीड तो कर ही लो एंड टाइम मिले तो पढ़ लो, क्योंकि आईएफएससी एज इट इज 5 मार्क का ही आएगा, इतना कुछ उसका ज्यादा आने का चांस नहीं है, क्लियर है कि नहीं यार ये। हाँ सो यार पर्पस पे हम लोग बाद में फोकस करते हैं। तुम सबको पता है कमर्शियल पेपर्स एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स आर क्या, दे आर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, तो ऑब्वियसली ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ही होंगे, दे विल बी क्या, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स इन आईएफएससी फॉर इन्वेस्टर्स एक्सेस, जिसका मैक्सिमम ड्यूरेशन 1 ईयर का होता है, जस्ट लाइक एनी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। अभी इधर क्या बोला गया है कि कमर्शियल पेपर अगर आपको लिस्ट कराना है आईएफएससी में तो भी वो हमेशा डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में होना चाहिए, That should be held by the recognized depository in IFSC। अभी IFSC में डिपॉजिटरीज अलग होती है, अपनी डिपॉजिटरीज जो है ना उन्होंने वहां पे ब्रांच क्रिएट किया है, NSDL और CDSL ने क्या किया है ना ब्रांच क्रिएट किया है IFSC में, तो वो ब्रांच के साथ रिकग्नाइज्ड होना चाहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं यार, या फिर कोई वहां पे कोई इंटरनेशनल सेंट्रल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी है उसके साथ क्या यार ये रिकग्नाइज होना चाहिए कमर्शियल पेपर, क्लियर है कि नहीं, ये भी सब सेम है, सेम सेम सेम, इतना याद रहेगा। हाँ मेच्योरिटी पीरियड कमर्शियल पेपर्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम 1 ईयर तो सबको पता ही है, क्योंकि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स का मैक्सिमम मेच्योरिटी पीरियड कितना होता है 1 ईयर, पर मिनिमम कितना है 7 डेज, मिनिमम कितना है 7 डेज, इतना याद रहेगा कि नहीं। हाँ अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये दिस इज कॉमन फॉर ऑल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है, इट इज इशूड एट अ डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट फेस वैल्यू, इशूड एट अ डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट अ क्या फेस वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है कि यार अगर करंट वैल्यू कमर्शियल पेपर्स की 100 रुपए है तो मैं आपको 94 में ऑफर करूंगा, और जब आप रिडीम करोगे आपको कितना मिलेगा 100 रुपए, तो आपको 6 रुपीज प्रॉफिट हो जाएगा, जस्ट लाइक अ जीरो कूपन बॉन्ड, जिसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता पर रिडेम्पशन में जो बेनिफिट मिलता है वो आपका इनकम होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं यार। हाँ इसमें कोई भी कॉल या पुट ऑप्शंस नहीं हो सकता, अब ये डेरिवेटिव्स वाले कॉल और पुट ऑप्शन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कॉल और पुट ऑप्शन का मतलब होता है रिडेम्पशन वाला क्लॉज, कि यार अगर मैं आपको राइट दे रहा हूं कि आप रिडीम कर सकते हो कमर्शियल पेपर बिफोर द इशू, तो उसको हम कॉल ऑप्शन बोलते थे, और अगर वो राइट मैं खुद अपने पास रख रहा हूं तो उसको हम पुट ऑप्शन बोलते थे एनसीएस की तरह। अब इधर मैं क्लियर कट बोल रहा हूं कि एक बार आपको कमर्शियल पेपर मिला तो जब टेन्योर खत्म होगा फिर ही उसको रिडीम कर सकते हो, आप उसको बीच में बेच सकते हो, लिस्टेड है तो बेच सकते हो किसी और को मार्केट के थ्रू, पर रिडीम कब होंगे वो ओनली एट द एंड ऑफ द टेन्योर विच विल मैक्सिमम कितना 1 ईयर, क्लियर है कि नहीं यार ये। अब जब भी लिस्ट होना चाहते हो एप्लीकेशन सबमिट करोगे, साथ में ऑफर डॉक्यूमेंट भी सबमिट करोगे, एंड रेगुलेटरी फीस भी याद रखना, इट इज $1000 पर एप्लीकेशन, इट इज $1000 पर एप्लीकेशन। इतना पहले सब सीपी पे आता हूं मैं, कमर्शियल अरे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पे आता हूं मैं, इट इज बहुत सिमिलर ही है सब कुछ, राइट। तो मेनली कमर्शियल पेपर्स का ही आपको पढ़ के जाना है। तो कमर्शियल पेपर्स में तुमको मैंने क्या क्या याद रखने को बोला है, राइट। पहले तो मैच्योरिटी पीरियड आपको याद रखना ही है 7 days to 1 year, नो कॉल स्लैश पुट ऑप्शन, ये भी तुमको याद रखना ही रखना है। यू हैव टू सबमिट एन एप्लीकेशन along with your offer document, ये भी तुमको याद रखना ही रखना है, पॉइंट नंबर 3। एंड फाइलिंग फीस $1000 पर एप्लीकेशन है, ये पॉइंट नंबर 4। ये 4 पॉइंट तो तुमको डेफिनेटली याद रखने ही रखने हैं। फाइनली शॉर्ट मनी मार्केट है तो शॉर्ट टर्म एंड शुड बी इन विच फॉर्म, डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म, एंड शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय अ डिपॉजिटरी दैट इज लिस्टेड इन, दैट इज अ पार्ट ऑफ IFSC, दैट इज इधर अपनी खुद की डिपॉजिटरी या फिर एक सेंट्रल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी, इंटरनेशनल सेंट्रल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी। इतना सबको याद रहेगा कि नहीं। सो लिस्टिंग ऑफ कमर्शियल पेपर्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पेपर में आ गया तो, राइट, ना भी आया शायद से, इंस्टीट्यूट का कुछ भरोसा नहीं है, बट ये मेरे एंड से, बिकॉज इंस्टीट्यूट पे यार एवरी टाइम वो कुछ ना कुछ गूगली फेंकते ही है, राइट। एंड दिस टाइम का पेपर यू कैन एक्सपेक्ट स्लाइटली डिफिकल्ट, बिकॉज December 24 जो आया था वो बहुत ही बेसिक आया था, उसमें डिफरेंस बिटवीन IPO FPO आया था, व्हाट इज QIB, ऐसे सब फालतू क्वेश्चन आए थे। तो इस बार का आप स्लाइटली डिफिकल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। डी लिस्टिंग तो मुझे लगता है कि अमेंडमेंट में से पूछेंगे, कमर्शियल पेपर पूछ लिया तो आपका फायदा ही है, राइट। दे आर आस्किंग, इफ दे आर आस्किंग मोर देन 5 marks फ्रॉम दिस शीट, तो 10 पेज एक बार 2 बार रीड करके अगर आपका 10 marks सिक्योर हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्लियर है कि नहीं आ रही है। नाउ
ये सब तो एक बार तुम आराम से देख ही सकते हो। इससे तुम्हारा क्या, ये वाला पार्ट भी खत्म होता है। सर्टिफिकेट डिपॉजिट में एवरीथिंग इज द सेम एज कमर्शियल पेपर, ये सब तुमको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू स्टडी दिस ऑल्सो, ओनली स्टडी कमर्शियल पेपर, इट्स मोर देन इनफ। क्लियर है कि नहीं यार? यार इतना तुम लोग ने पढ़ लिया, मोर देन इनफ फॉर मी। फाइनली जो लास्ट चैप्टर है राइट, जिसका मुझे तुम लोग को एक्सप्लेनेशन देना है, इज एलओडीआर। अभी एलओडीआर में है ना, मैंने मेरे खुद के 3-4 काफी ऐसे एडिशनल अमेंडमेंट्स डाले, बट दे आर नॉट अमेंडमेंट्स, दे आर एडिशंस। नाउ कैन वी एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम द इंस्टीट्यूट? आई थिंक सो कि एटलीस्ट एक आध दो, हाँ एलओडीआर इस बार आने ही वाला है, मिनिमम 10 मार्क्स का तो आएगा ही, 10 से 15 मार्क का आएगा, जिसमें से ओरिजिनल 10 मार्क का आएगा और 5 मार्क का अमेंडमेंट क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मेरा गारंटी है। बिकॉज एलओडीआर लास्ट अटेम्प्ट में थोड़ा कम आया था, तो ये अटेम्प्ट में आप डेफिनेटली ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यार 2-3 जो चेंजेस है जो मैं आपको आराम से बता देता हूँ, इतना कुछ खास नहीं है, इतना सही है देखो, एंड आपको लगेगा उससे कुछ बड़ा नहीं है। दो एक्चुअली एक प्रोसीजर है, एक अपना जो रिक्लासिफिकेशन का प्रोसीजर है उसको अमेंड किया है, और एक आरपीटी में उन्होंने यार एक क्या देव एडेड अ कॉन्सेप्ट फॉर रैटिफिकेशन, वो 2 ही मेन क्लॉजेज है, बाकी सब कुछ बहुत ही स्मॉल चीज है। सबसे पहले अगर आपको याद होगा तो रेगुलेशन 30 ऑफ एलओडीआर बात करता है इंटीमेशन टू इन्वेस्टर्स की, जिसमें ऐसा बोला गया था यार कि यार अगर एवरीथिंग दैट इज प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लाइक फाइनेंशियल्स, डिसीजंस ऑन बाई बैक, डीलिस्टिंग, क्या बोलते हैं शेयर फॉर फ्यूचर, डिविडेंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारे जो डिसीजंस होते थे राइट, वो बोर्ड मीटिंग के बाद विद इन 30 मिनट्स, विद इन कितना 30 मिनट्स आपको कहाँ पे डिस्क्लोज करना पड़ता था, विद इन 30 मिनट्स आपको डिस्क्लोज करना पड़ता था कहाँ पे, टू द स्टॉक एक्सचेंज। करेक्ट और नॉट करेक्ट? अभी इसमें उन्होंने एक चेंज कर दिया है, उन्होंने चेंज में ऐसा बोला है कि अगर तुम्हारी मीटिंग खत्म होती है आफ्टर ट्रेडिंग आवर्स, आफ्टर क्या ट्रेडिंग आवर्स, तो तुम ये डिस्क्लोजर 3 घंटे में भी कर सकते हो, पर अगर तुम्हारी मीटिंग खत्म होती है ड्यूरिंग ट्रेडिंग आवर्स तो आपको विद इन 30 मिनट्स ही करनी पड़ेगा। बट इसमें और एक उन्होंने चीज ऐड कर दी है कि अगर तुम्हारी मीटिंग खत्म होती है आफ्टर ट्रेडिंग आवर्स बट 3 आवर्स बिफोर द नेक्स्ट सेशन, मतलब 3 आवर्स ही बाकी है नेक्स्ट सेशन के, तो फिर तुमको वापस विद इन 30 मिनट्स डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? देखो अगर मीटिंग तुम्हारी 6 AM को खत्म होती है, कितने बजे? 6 AM, तो तुम 9 AM तक डिस्क्लोज कर सकते हो, क्योंकि 6 AM में और 9:15 में, 9:15 जहाँ पे मार्केट स्टार्ट होता है, 3 घंटे से ज्यादा का फर्क है। तो यार ये सिचुएशन में तुम कितने टाइम में डिस्क्लोजर दे सकते हो? 3 आवर्स, 9 o'clock तक तुमने डिस्क्लोजर दे दिया। पर अगर तुम्हारी मीटिंग खत्म होती है 3:30 को, कहां तक खत्म होती है? 3:30 को, 3:30 स्टिल एट मार्केट आवर्स, तो आपको डिस्क्लोज कब तक करना पड़ेगा? आधे घंटे के अंदर, बाय 4 o'clock, बाय क्या 4 o'clock। इतना सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना याद रहेगा। रेफरेंस ट्रेडिंग आवर्स तुमको पता ही है, इट इज 9:15 AM to 3:30 PM। क्लियर है कि नहीं यार? ये बहुत सिंपल सा क्लॉज है। अगर मीटिंग खत्म हो रही है ड्यूरिंग मार्केट आवर्स 30 मिनट्स, आफ्टर मार्केट आवर्स बट बिफोर 3 आवर्स ऑफ द नेक्स्ट ट्रेडिंग आवर्स, तो विद इन कितना? 3 आवर्स। इतना तुमको याद रखना है राइट। रिकॉर्ड डेट का मैं ऑलरेडी तुम लोग के साथ बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं, अमेंडमेंट राइट। पहले सबके लिए क्या होता था कि यार रिकॉर्ड डेट एटलीस्ट 7 days इन एडवांस देना होता था, अभी कितना हो गया है? 3 वर्किंग डेज। रिकॉर्ड डेट आपको यार कितना? एटलीस्ट 3 वर्किंग डेज इन एडवांस देना है, 7 वर्किंग डेज इन एडवांस देने की जरूरत नहीं है। इवन फॉर डिविडेंड कैश बोनस सबके लिए भी 3 वर्किंग डेज ही हो गया। 3 वर्किंग डेज इन एडवांस आपको क्या रिकॉर्ड डेट डिस्क्लोज करना है। पहले आप 7 वर्किंग डेज इन एडवांस डिस्क्लोज कर देते रिकॉर्ड डेट, कि रिकॉर्ड डेट के 7 दिन पहले मैं रिकॉर्ड डेट बता देता था, अभी ऐसा कुछ नहीं है, रिकॉर्ड डेट के 3 दिन पहले भी आप रिकॉर्ड डेट बता सकते हो। पहले ऐसा बोला गया था कि यार रिकॉर्ड डेट के एटलीस्ट देयर बी 30 days बिटवीन 2 रिकॉर्ड डेट्स, अभी उसको उन्होंने चेंज करके क्या कर दिया है, उन्होंने बोला है एटलीस्ट 5 days बिटवीन 2 रिकॉर्ड डेट्स भी चलेगा, एटलीस्ट 5 days बिटवीन 2 रिकॉर्ड डेट्स भी क्या चलेगा। इतना सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? राइट्स इश्यू का 3 वर्किंग डेज ही था, उन्होंने अभी भी 3 वर्किंग डेज ही रखा है, वो समझ में आ रहा है कि नहीं यार? इतना तुमको याद रखना है। तो बेसिकली एक ही चीज, अभी रिकॉर्ड डेट जब भी आप बताने वाले हो उससे 3 दिन पहले, जो भी रिकॉर्ड डेट है आपका उससे 3 दिन पहले आपको रिकॉर्ड डेट डिस्क्लोज कर देना है। क्लियर है कि नहीं यार? ये नाउ आफ्टर दिस आई विल कम टू बोथ आवर प्रोसीजर्स एंड देन द लास्ट मिसलेनियस पार्ट और खत्म राइट। What about these related party transactions? तो related party transactions काफी बड़ा रेगुलेशन है, it talks about regulation 23 राइट। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में हम लोग ने जब एक्चुअली एलओडीआर पढ़ा था और रिवाइज किया था तो वी हैव स्टडीड अबाउट ओमनिबस अप्रूवल। अभी ओमनिबस अप्रूवल क्या होता था ना, ओमनिबस अप्रूवल का कॉन्सेप्ट होता था कि यार मैंने ट्रांजैक्शन करने से पहले, ट्रांजैक्शन करने से क्या पहले पूरे साल का अप्रूवल एक साथ में ही ले लिया,
अभी उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट क्लॉज जो कंपनी लॉ में होता है वो उन्होंने इधर भी ऐड कर दिया है. इट इज कॉल्ड एज क्या, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, जिसमें रैटिफिकेशन की बात की गई है. किसकी बात की गई है? रैटिफिकेशन की बात. नाउ व्हाट अबाउट रैटिफिकेशन? रैटिफिकेशन मतलब क्या? मैंने ट्रांजैक्शन कर लिया है, उसके बाद मैं ट्रांजैक्शन का अप्रूवल मांग रहा हूं. मैंने ट्रांजैक्शन कर लिया है, उसके बाद मैं किसका अप्रूवल मांग रहा हूं? ट्रांजैक्शन का अप्रूवल मांग रहा हूं. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही है? सो नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस रैटिफिकेशन? ध्यान से सुनो, मैं तुमको क्या बोल रहा हूं कि वंस यू कंप्लीटेड द ट्रांजैक्शन, इफ यू आर लुकिंग फॉर अप्रूवल ऑफ द ट्रांजैक्शन. अब ये कब होता है कि यार जब तुम्हारा बहुत टाइम सेंसिटिव ट्रांजैक्शन होता है और तुम हर बार ऑडिट कमेटी के पास अप्रूवल के पास जा नहीं सकते, तो तुमने पहले फटाफट ट्रांजैक्शन कर लिया, अब तुमको अप्रूवल चाहिए. अब तुमको चाहिए कि ऑडिट कमेटी इसको रैटिफाई कर दे और इसको अप्रूव कर दे. तो सबसे पहले इसमें याद रखना है कि इसमें सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऑफ ऑडिट कमेटी, कौन से? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऑफ ऑडिट कमेटी इसको रैटिफाई कर सकते हैं. जो ऑलरेडी कंपनी के डायरेक्टर्स है, जो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो इसमें डिसीजन में पार्ट लेंगे नहीं. कब रैटिफाई होगा? इट विल बी रैटिफाइड विद इन 3 months ऑफ द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन और द नेक्स्ट ऑडिट कमेटी मीटिंग, विच एवर इज अर्लियर. विच एवर इज क्या? अर्लियर. ट्रांजैक्शन के 3 महीने के अंदर अंदर या फिर नेक्स्ट ऑडिट कमेटी, विच एवर इज अर्लियर, तब तक ये ट्रांजैक्शन रैटिफाई हो जाएगा. सबको समझ में आ रहा है कि नहीं यार? क्लियर? नेक्स्ट, मैक्सिमम वैल्यू फॉर द ट्रांजैक्शन, जो अगेन सेम लाइक ओमनिबस ओनली. मैक्सिमम कितने तक का अप्रूवल मिल सकता है आपको? 1 करोड़ पर पार्टी. 1 करोड़ पर क्या? पार्टी. पर रिलेटेड पार्टी 1 करोड़ का अप्रूवल मिल सकता है. हाँ, अभी जब तुम ये रैटिफिकेशन मांगने जा रहे हो, तुम उसको 2 चीजें बताओगे यार. पहले बताओ कि भाई हमने प्रायर अप्रूवल क्यों नहीं लिया, तो तुम बोलोगे टाइम सेंसिटिव ट्रांजैक्शन था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड तुम्हारे हाफ ईयरली आरपीडी डिस्क्लोजर्स में जो कंपनी लॉ में दिया हुआ है, राइट, तो तुम क्या करोगे? रैटिफिकेशन भी इंक्लूड करोगे भाई कि ये ट्रांजैक्शन क्या था? रैटिफाइड था. सबको समझ में आ रहा है कि नहीं यार? अभी अगर रैटिफाई नहीं होता है ट्रांजैक्शन, इट बिकम्स वॉइडेबल. वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द क्या? ऑडिट कमिटी. समझ में आ रहा है कि नहीं यार? एंड जिसके जो डायरेक्टर के थ्रू ट्रांजैक्शन हुआ है, ही इज लायबल टू इंडेमनिफाई फॉर द लॉसेस. ही इज लायबल टू इंडेमनिफाई फॉर द, इंडेमनिफाई का मतलब क्या? फिर वो लॉसेस की भरपाई करेगा. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही है? पॉइंट बीइंग इज क्या कि तुमने ऑडिट कमिटी को पूछे बिना ट्रांजैक्शन किया फॉर वॉट एवर रीजन, तो अभी वो ट्रांजैक्शन का अप्रूवल ले लो. राइट, कौन अप्रूवल देगा तुमको? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऑफ ऑडिट कमेटी. कब देंगे? नेक्स्ट ऑडिट कमेटी मीटिंग या फिर विद इन 3 months, विच एवर इज अर्लियर. इतना सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? मैक्सिमम वैल्यू कितना? 1 करोड़. जब तुम अप्रूवल मांगने जाओगे तब बताओगे भाई क्यों हमने ट्रांजैक्शन का अप्रूवल वो टाइम पे नहीं लिया. साथ साथ में अपने हाफ ईयरली डिस्क्लोजर में ऑल द रैटिफाइड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस भी डिस्क्लोज करोगे. एंड अगर आपको अप्रूवल नहीं मिलता है, देन इट्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द ऑडिट कमिटी एंड द लॉसेस विल बी इंडेमनिफाइड बाय द डायरेक्टर सो कंसर्न्ड. इतना सबको समझ में आ रहा है कि नहीं यार? सो दिस इज अगेन प्रोसीजरल है ये, राइट. अनलाइकली है ये आएगा क्योंकि इंस्टीट्यूट ने अब तक इसको तुम्हारी अमेंडमेंट शीट में नहीं दिया था. बट आई वुड वांट यू ऑल टू रीड दिस एंड गो, राइट. इफ नॉट फॉर दिस अटेम्प्ट, दिसंबर अटेम्प्ट तक तो डेफिनेटली इंस्टीट्यूट भी इसको कर ही देगा अमेंडमेंट शीट में इंक्लूड. तो यार ये अटेम्प्ट में रीड करके जाओ. अगर हाँ, अभी नाउ योर क्वेश्चन माइट बी कि व्हाट इफ अगर पेपर में आ गया, तो हमको ओल्ड न्यू की बात ही नहीं है इसमें. ओल्ड में ऐसा कुछ था ही नहीं, तो अगर रैटिफिकेशन आता है पेपर में तो तुमको यही लिखना है. सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही है? क्लियर? इसमें किसी को कोई भी डाउट? राइट. सो ये चीज तुमको ध्यान से पढ़ के जानी है. क्लियर? नाउ व्हाट अबाउट रिक्लासिफिकेशन? व्हाट अबाउट क्या? रिक्लासिफिकेशन. रिक्लासिफिकेशन भी तुमने पढ़ा ही है, हम लोग ने बहुत बार पढ़ा है रिक्लासिफिकेशन. मैंने मोस्टली सब जगह पे नया ही रिक्लासिफिकेशन पढ़ाया है. बट व्हाट डू यू मीन बाय रिक्लासिफिकेशन? जब एक प्रमोटर शेयर होल्डर को पब्लिक शेयर होल्डर बनना है या फिर एक पब्लिक शेयर होल्डर को प्रमोटर शेयर होल्डर बनना है, राइट, तो तुम रिक्लासिफिकेशन के थ्रू जाते हो. व्हेन यू वांट टू रिक्लासिफाई द टाइप ऑफ शेयर होल्डर यू आर, राइट. तो इसके प्रोसीजर में अमेंडमेंट है कि अगर एक अभी प्रमोटर को अगर एक पब्लिक शेयर होल्डर बनना है तो उसको क्या क्या करना पड़ेगा प्रोसीजरली. सबसे पहले प्रमोटर को सबमिट करना पड़ता है एक रिक्लासिफिकेशन रिक्वेस्ट. क्या सबमिट करना पड़ता है? एक रिक्लासिफिकेशन रिक्वेस्ट. क्लियर है कि नहीं आ रही है? उसके बाद इसको अप्रूव करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. इसको कौन अप्रूव करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ये पुराने प्रोसीजर में भी था. कब अप्रूव करते हैं? नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और विद इन 2 months, विच एवर इज अर्लियर. विच एवर इज क्या? अर्लियर. कब अप्रूव करते हैं? नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 2 months, विच एवर इज अर्लियर. अभी ओल्ड प्रोसीजर में ये अप्रूवल के बाद तुरंत तुम शेयर होल्डर अप्रूवल के लिए जाते थे. न्यू प्रोसीजर में ऐसा नहीं है. न्यू प्रोसीजर में आफ्टर बोर्ड मीटिंग अप्रूवल तुम पहले जाते हो स्टॉक एक्सचेंज के पास. किसके पास जाते हो? स्टॉक एक्सचेंज. और उसके बाद तुम वापस आने वाले हो किसके पास? शेयर होल्डर्स के पास. समझ में आ रहा है कि नहीं यार? दैट्स द चेंज.
सो वंस यू गेट द अप्रूवल फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वंस यू गेट द अप्रूवल फ्रॉम क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तुम स्ट्रेट अवे एप्लीकेशन करोगे टू द स्टॉक एक्सचेंज, एप्लीकेशन करोगे टू द क्या स्टॉक एक्सचेंज टू अप्लाई फॉर अ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट विद इन 5 days, विद इन कितना 5 days, बोर्ड के अप्रूवल आने के बाद विद इन 5 days यू विल अप्लाई टू द स्टॉक एक्सचेंज टू गेट एन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर स्टॉक एक्सचेंज आपको ये रिस्पॉन्स दे देगा विद इन 30 days, विद इन कितना 30 days, एंड अगर आप एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो तो फिर वो जॉइंट डिसीजन देगा विद इन 30 days। अगर आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल जाता है विद इन 30 days तो उसके विद इन 60 days, उसके विद इन कितना 60 days आपको लेना पड़ेगा क्या अप्रूवल फ्रॉम द शेयर होल्डर्स इन अ जनरल मीटिंग। इसके बाद वाला पॉइंट सब सेम है कि इसमें वन ऑफ द फ्यू प्लेसेस जहां पे तुम एसआर पास नहीं करते हो, तुम क्या पास करते हो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, क्या पास करते हो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। इतना सबको याद रहेगा कि नहीं, अब क्या पास करते हो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। इतना क्लियर है कि नहीं यार, ये अप्रूवल आया ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड ऑब्वियसली जो प्रमोटर रिक्लासिफिकेशन सीख कर रहा है और उसके रिलेटेड पार्टीज वो वोट नहीं कर सकते, राइट। ये वाला पॉइंट तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम लोग तुम्हारे लेवल पे इतना याद रखो कि यार अगर आप अप्रूवल ले रहे हो फॉर रिक्लासिफिकेशन ऑफ प्रमोटर्स, जो प्रमोटर जो क्या है खुद रिक्लासिफाई होना चाहता है और उसकी रिलेटेड पार्टीज ये लोग वोट कर नहीं सकते। अगर आपको शेयर होल्डर्स के पास से भी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मिल जाता है, अप्रूव हो जाता है, तो आप वापस स्टॉक एक्सचेंज को नोटिफाई करोगे विद इन कितना 5 days। समझ में आ रहा है कि नहीं यार, क्लियर। एंड रिक्लासिफिकेशन इज इफेक्टेड आफ्टर द स्टॉक एक्सचेंज क्या अप्रूवल। जैसे ही स्टॉक एक्सचेंज अप्रूवल आता है तो आपको रिक्लासिफिकेशन मिल जो आपका कंप्लीट हो जाता है। अभी यार इफ फैक्ट्स चेंज आफ्टर स्टॉक एक्सचेंज इज नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मतलब आपने स्टॉक एक्सचेंज से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिया, फिर आपके फैक्ट्स चेंज हो गए तो आपको फ्रेश अप्रूवल लेना पड़ेगा फ्रॉम द क्या स्टॉक एक्सचेंज। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसको अगर हम लोग शॉर्ट में लिखे तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखो बोर्ड मीटिंग अप्रूवल, राइट। बोर्ड मीटिंग में अप्रूवल कब होगा 2 months और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग whichever is earlier। उसके बाद आप विद इन 5 days अप्लाई करोगे स्टॉक एक्सचेंज टू ऑब्टेन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसमें आपको जॉइंट मिल सकता है अगर आप एक से ज्यादा भी लिस्टेड हो। उसके बाद आप जाओगे किसके पास, शेयर होल्डर्स के पास, एक जनरल मीटिंग में, जिसमें आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कराना है, जिसमें खुद प्रमोटर वोट करेंगे नहीं। इतना याद रहेगा कि नहीं। इसके बाद तुमको याद रखना है ये मिल गया तो वापस स्टॉक एक्सचेंज के पास जाओ और उनसे क्या ले लो, राइट, एक फाइनल उनको नोटिफाई कर दो और उसके विद इन 5 days उनको नोटिफाई कर दो और आपका रिक्लासिफिकेशन उनके अप्रूवल के बाद फाइनल हो जाएगा। अगर इधर फैक्ट्स चेंज हो जाते हैं आफ्टर गेटिंग दिस तो आपको वापस फ्रेश अप्रूवल लेना पड़ेगा। इतना सबको समझ में आ रहा है कि नहीं यार। इतना तुमने पढ़ लिया तो मोर देन इनफ है विद रिस्पेक्ट टू क्या रिक्लासिफिकेशन। क्लियर है कि नहीं यार, ये इतना याद रहेगा, ग्रेट। नाउ सम अदर मिसलेनियस पॉइंट्स, जिसमें इसमें 2-3 चीज़ें आपकी बुक में इंक्लूडेड है, 2-3 चीज़ आपकी इसमें इंक्लूडेड नहीं है, जो मैं चाहता हूं कि तुम लोग आराम से ध्यान रखो, राइट। स्पेसिफिकली सबसे पहले आपको याद रखना है ये कि यार रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में वो लोग साल में 2 बार मिलते थे। पहले मैक्सिमम गैप 180 days था, उसको चेंज करके उन्होंने कितना कर दिया है 210 days। कितना कर दिया है 210 days। ये भी मैंने मेरे नॉर्मल लेक्चर्स में करवाया ही है, राइट। सो तुम्हारी नोट्स में तुमको 210 days ही मिलेगा, बट बिकॉज एज एन अमेंडमेंट इज बीन गिवन मैंने उसको इधर भी क्लैरिफाई कर दिया है। क्लियर, इतना याद रहेगा कि नहीं। नेक्स्ट, अभी इसके अलावा अनदर पॉइंट दैट आई वांट यू टू रिमेंबर इज कि यार फाइनेंशियल्स जनरली आपको फाइनेंशियल लिस्ट कराने होते हैं पहले 3 quarters के लिए। इट वाज विद इन 45 days अगर आपको याद होगा तो, एंड फॉर द लास्ट क्वार्टर मतलब ईयर एंड के लिए इट इज कितना 60 days। अभी भी उतना ही दिया हुआ है, पर अगर तुम्हारे ही क्वार्टर में कंपनी गोज अंडर आईबीसी, मतलब उसका एक रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो जाता है, तो फाइनेंशियल्स देने की टाइमलाइन डबल हो गई है। इट हैज बिकम 90 days एंड क्या 120 days। इतना सबको समझ में आ रहा है कि नहीं यार। मतलब कि अभी भी आज की डेट पे भी फाइनेंशियल्स आपको कब तक दे देना है, विद इन 45 days फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वार्टर, एंड विद इन 60 days फ्रॉम द एंड ऑफ फॉर ईयर एंड फाइनेंशियल्स। बट इफ द रेजोल्यूशन फॉर अ रेजोल्यूशन प्लान अंडर आईबीसी हैज बीन अप्रूव्ड इन द सेम क्वार्टर, तो आपको डिस्क्लोजर तो आपको फाइनेंशियल्स कब तक डिस्क्लोज करना है, विद इन 90 days और 120 days। इतना तुमको याद रहेगा कि नहीं, राइट। नाउ रही बात इसकी रेगुलेशन 13 की, किसकी बात रही, रेगुलेशन 13 की और रेगुलेशन 27 की। दीज वर इन्वेस्टर ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट। इसमें आपको आज की डेट पे दिया हुआ है कि यार ये रिपोर्ट आपको फाइल करना है विद इन 21 days फ्रॉम द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। इधर भी यही बोला गया है, यू हैव टू फाइल इट विद इन 21 days फ्रॉम द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ये एग्जिस्टिंग प्रोविजन है,
इसको इन्होंने अभी चेंज कर दिया है टू से इट हैज टू बी फाइल्ड इन द फाइल्ड क्वार्टरली ओनली बट इन द फॉर्मेट एंड टाइम एज मे बी स्पेसिफाइड बाय सेबी. बट आई वांट यू टू राइट बोथ थिंग्स कि यार ओल्डर प्रोविजन ये बोलता है कि हैव टू फाइल इट विद इन 21 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ ईच क्वार्टर. करंटली ये बोला गया है इट हैज टू फाइल्ड एज पर द टाइम एज मे बी स्पेसिफाइड बाय क्या सेबी. यू हैव टू फाइल इट इन द टाइम एज मे बी स्पेसिफाइड बाय क्या सेबी. अब मैं ऐसा आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अब तक क्या है ना, आपके इंस्टीट्यूट ने इसको अमेंडमेंट में इंक्लूड किया नहीं है. इवन दो इट्स अ वेरी मेजर अमेंडमेंट, अब तक इंस्टीट्यूट ने इसको इंक्लूड नहीं किया है. दैट इज व्हाई आई वांट यू टू राइट बोथ प्रोविजंस. कि ओल्डर में ऐसा लिखा होता था कि इट इज टू बी डन विद इन 21 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, 21 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ ईच क्वार्टर. बट नए वाले में क्या बोला गया है, इट इज टू बी फाइल्ड इन द फॉर्मेट एज मे बी स्पेसिफाइड बाय क्या सेबी. इट विल बी फाइल्ड इन द फॉर्मेट एज मे बी स्पेसिफाइड बाय सेबी. क्लियर है कि नहीं आ रही है. फाइनली साथ साथ में ये भी बोला गया है कि यार हाँ, फिर और एक जो चेंज आया है वो चेंज आया है विद रिस्पेक्ट टू क्या, वो चेंज आया है विद रिस्पेक्ट टू योर कंप्लायंस ऑफिसर का डेफिनेशन. हम लोग सबको पता है कंप्लायंस ऑफिसर हैज टू बी अ कंपनी सेक्रेटरी, क्या बोलते हैं, अ पर्सन हु इज अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी. ये सब हम सबको पता है. बट पहले लोग क्या करते थे ना, पार्ट टाइम कंपनी सेक्रेटरी को रख लेते थे. इसलिए इन्होंने क्लियर कट बोला हुआ है कि आज की डेट पे राइट एनी पर्सन हु वांट्स टू बिकम अ कंप्लायंस ऑफिसर, एनी पर्सन हु वांट्स टू बिकम अ क्या कंप्लायंस ऑफिसर मस्ट बी अ होल टाइम एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, मस्ट बी अ क्या होल टाइम एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी एंड नॉट बिलो द लेवल ऑफ अ, नॉट वन लेवल बिलो द बोर्ड. दैट मींस ही शुड बी अ की मैनेजरियल क्या पर्सनल. इतना सबको समझ में आ रहा है कि नहीं यार. होल टाइम एम्प्लॉय पे फोकस करना है. अगर ये भी आने के चांसेस बहुत कम है, पर अगर आ गया तो यार ये भी तुम लोग याद रख सकते हो. राइट. सिमिलरली अगर बात कर ले हम लोग किसकी है, रेगुलेशन 36 की, तो अभी यार पहले ये बोला गया था कि अगर तुम्हारा रजिस्टर्ड ईमेल आईडी नहीं होता है तो हम हार्ड कॉपी ऑफ सेलिएंट फीचर्स भेजते हैं. बट ये प्रैक्टिस कब की अबैंडन हो चुकी है. आज की डेट पे अगर आपके पास अगर आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी नहीं है मेरे पास, तो मैं आपको क्या भेजूंगा, एक लिंक भेजूंगा. राइट, एक नोटिस भेजूंगा जिसमें एक लिंक दी होगी टू द एनुअल रिपोर्ट. मैं आपको पूरा सेलिएंट फीचर्स का हार्ड कॉपी भेजूंगा नहीं. अगर आपने मांगा मेरे से ईमेल करके स्पेसिफिक हार्ड कॉपी तो मैं भेजूंगा, बट बाकी नहीं तो मैं आपको हार्ड कॉपी ऑफ सेलिएंट फीचर्स भी नहीं भेजूंगा. मैं आपको नोटिस भेजूंगा जिसमें एक वेब लिंक दिया होगा. वो वेब लिंक पे जाते ही आपको क्या मिल जाएगा, एनुअल रिपोर्ट का एक्सेस मिल जाएगा टू शेयर होल्डर्स हु डू नॉट हैव देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी. जिसका ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है उसको तो हम एनुअल रिपोर्ट भेजते ही है. क्लियर. फाइनली लास्ट चीज है, ये सब बहुत छोटी छोटी चीज है. राइट, ये बोला गया है दे टॉक अबाउट रिवाइज्ड प्रायर इंटीमेशन फॉर रिक्वायरमेंट्स 2 वर्किंग डेज प्रायर फॉर बोर्ड मीटिंग्स. अभी ये भी बहुत ही सिंपल है. ये बेसिकली ये बोलता है कि यार अभी ये भी मैंने आपको कराया हुआ ही है कि पहले रेगुलेशन 29 में ना 5 दिन 11 दिन 2 दिन ऐसे अलग अलग कॉन्सेप्ट है. व्हाट इज रेगुलेशन 29 कि आपको बोर्ड मीटिंग के पहले इंटीमेट करना है किसको, स्टॉक एक्सचेंज को. अभी अगर बोर्ड मीटिंग में कोई भी मैटर चल रहा है, कोई भी मैटर क्या चल रहा है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, फंड रेटिंग, डिविडेंड, सब में बोर्ड मीटिंग के सिर्फ 2 दिन पहले आपको ये इंटीमेशन देना है. कितने दिन पहले, ओनली 2 डेज पहले आपको ये इंटीमेशन देना है. सबको समझ में आ रहा है कि नहीं. तो यार इसमें मैं ज्यादा आपको देखो, यू कैन एज इट इज रिवाइंड एंड वॉच द रिकॉर्डिंग अगेन. राइट, इतना कुछ है नहीं इसमें, बट यार बहुत ही वन लाइनर अमेंडमेंट्स है ये. राइट, बट ये 210 डेज 2 डेज प्रायर वाला. राइट, फाइनेंशियल्स 45 डेज 60 डेज का 90 एंड 120 डेज. इंस्टेड ऑफ सेंडिंग देम से क्या बोलते हैं फुल सेलिएंट फीचर्स वाला हार्ड कॉपी, आई एम जस्ट सेंडिंग इन अ लिंक. क्लियर है कि नहीं आ रही है. एंड कंप्लायंस ऑफिसर का क्या डेफिनेशन. रही बात इसकी रेगुलेशन 3011 की. हाँ, अभी रेगुलेशन बोला गया है कि यार अगर तुम्हारी मटेरियल टॉप 50 मार्केट कंपनीज बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन मस्ट कंफर्म और डिनाई रूमर्स विद इन 24 आवर्स ऑफ मटेरियल प्राइस मूवमेंट कैलकुलेटेड व्हेन द इंपैक्ट ऑफ प्राइस अंडर स्पेसिफाइड सेबी रेगुलेशंस. मतलब कि अगर तुम्हारे अगेंस्ट कोई मार्केट रूमर स्प्रेड हुआ है जिसके तुम्हारी मटेरियली प्राइस अफेक्ट हो रही है और तुम टॉप 250 कंपनीज का पार्ट हो, तो रूमर वेरिफिकेशन शुड बी डन विद इन कितना 24 आवर्स. विद इन कितना 24 आवर्स. क्लियर है कि नहीं आ रही है. ये पॉइंट तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं है. इट्स द सेम थिंग. वो QR कोड और लिंक वाला वो मैंने ऑलरेडी NCS में कवर कर लिया है. क्लियर, इतना तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं है. और एक चीज आई वांट यू टू रिमेंबर इन दिस, जस्ट वन मोर थिंग इज दैट कि यार आज की डेट पे है ना, राइट, टू कैलकुलेट नंबर ऑफ एंटिटीज एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन. राइट, अगर आप देखते थे, आप नंबर ऑफ एंटिटीज देखते हो, कोई जगह पे 1000 है, कोई जगह पे 2000 है. राइट, कोई जगह पे 100 है. राइट, तो ये सब एंटिटीज तुम कौन सी डेट से चेक करते हो, ये सारी की सारी एंटिटीज तुम चेक करते हो. राइट, ये सारी की सारी एंटिटीज तुम चेक करते हो फ्रॉम विच डेट. ऑल दीज एंटिटीज आर चेक्ड फ्रॉम द डेट ऑफ, राइट, एज ऑन 31st December
2025। मतलब कि अगर 1 अप्रैल 2026 से तुमको सर्टन रेगुलेशंस कंप्लाई करने हैं बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ टॉप 1000, टॉप 2000 कंट्रीज और टॉप 100 कंपनीज, मार्केट कैपिटलाइजेशन विल कैलकुलेटेड ऑन विच डेट, 31 दिसंबर 2025। इतना तुमको एक एक्स्ट्रा चीज याद रखनी है। क्लियर? बट अगेन दिस इज ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन, इस पे कोई भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है। क्लियर है कि नहीं आ रही है? सो ये अमेंडमेंट शीट की लिंक अगर आपके पास ये अमेंडमेंट शीट नहीं है और आपको चाहिए, यू कैन ऑलवेज मैसेज मी, मैंने मेरा नंबर दिया हुआ है, राइट? एंड मैंने आपको ऑलरेडी ये भी बता दिया है कि यार ये सब कितना इंपॉर्टेंट है, राइट? इसमें से आप डेफिनेटली 5 मार्क तो मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, उससे ज़्यादा ही आएगा। एंड एक बार इससे ज़्यादा आपके पास और कोई भी अमेंडमेंट्स आ सकता नहीं है। क्लियर है कि नहीं यार? ओके, आई विल सी ऑल इन योर नेक्स्ट लेक्चर। क्लियर? ओके, थैंक्स।